हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, आइए, हमारे बहुत प्यारे रिवीजन सेशन चल रहे हैं। ऑलरेडी हम एफएम के सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करवा रहे हैं। 6 चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग। और आज हमारा आखिरी चैप्टर है, इसका रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं और जो प्रॉब्लम के नोट्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए बेटा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए, बहुत प्यारी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग करते हैं। तो अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे बेटा, आइए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मतलब होता क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस में कितने करंट एसेट्स है माइनस कितनी करंट लायबिलिटी। बहुत सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगता है। क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए हमको इसको लेकर केयरफुल रहना पड़ता है। ये चैप्टर हमको बताएगा कि कैसे एस्टिमेट करना, हाउ टू एस्टिमेट कि कितना वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगने वाला है, ताकि बिजनेसमैन इसके अरेंजमेंट कर सके। एज अ कंसल्टेंट वी कैन टेल बिजनेसमैन कि कितना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। विल हेल्प देम एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल। पूरा ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है आइटम वाइज, मतलब इन्वेंट्री में कितना पैसा लगेगा, डेटर में कितना लगेगा, कैश बैंक में कितना लगेगा, एंड सो ऑन। दोनों एस्टिमेट करेंगे। और फिर इसको मैनेज कैसे करना, हाउ टू मैनेज इट। कैसे इंश्योर करना कि इन्वेंट्री लेवल्स को काबू में रखा जाए, डेटर लेवल को काबू में रखा जाए, कैश बैंक को काबू में रखा जाए, क्रेडिटर को मैनेज किया जाए, एंड सो ऑन। तो ये आपको एस्टिमेशन में मदद करेगा और मैनेजमेंट में भी। आइए, सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लेट्स सी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अगर बेटा मैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है। लेकिन इसकी ख्याल रखना बात, आप अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है, अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई करते कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड लगाना है, फिर कोई हिंट है तभी इसको लगाना है, तो मतलब प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं लिखा होगा या फिर स्पेसिफाई किया होगा तभी इसको लगाइए। ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? कितना समय लगता है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर वापस पैसे में कन्वर्ट होने को। मतलब सर, कितना समय रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में कुछ दिन तक उसको गोडाउन में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि समय लगता है ना। आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में उसके पहले का रॉ मटेरियल खत्म होगा, उसके बाद में उसका नंबर लगता है। तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कुछ दिन तक उसको गोडाउन में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। सपोज 30 दिन, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में 30 दिन उसको रॉ मटेरियल के गोडाउन में रखा जाता है। फिर 20 दिन लगते हैं उसको कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में आने में। 20 दिन आपका कन्वर्जन पीरियड है डब्ल्यूआईपी का। फिर फिनिश गुड्स को भी बिकने के लिए 15 दिन लगते हैं, मतलब 15 दिन वो गोडाउन में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद में डेटर से पैसे मिलने में 25 दिन लगते हैं। तो दोस्तों, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद 30 दिन गोडाउन में, 20 दिन डब्ल्यूआईपी में, 15 दिन फिनिश गुड्स, डेटर 25 दिन, फिर जाके पैसा मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात, खुशी की बात, पैसा हमको इमीडिएटली लगाना नहीं पड़ता है। क्रेडिटर 10 दिन का समय देते हैं। तो आपके पूरे साइकिल में रॉ मटेरियल से लेकर, रॉ मटेरियल, उसका प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, आपके 90 दिन लगते हैं। लेकिन 10 दिन आपको समय मिल जाता है, क्रेडिटर आपको 10 दिन देते हैं। तो आपका पैसा लग के वापस पैसा मिलने में जो समय लगता है, दैट इज 80 डेज। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज कि पैसा लगाने के बाद से वापस पैसा मिलने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। आप देखिए सभी करंट एसेट्स में कितना समय लग रहा है, माइनस क्रेडिटर में कितना है, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा बेटा। आइए, बहुत सिंपल है बेटा। ये मेथड क्या बोलता है? सपोज ऑपरेटिंग साइकिल 80 दिन है, मतलब 80 दिन लगेंगे वापस पैसा वसूल करने में। तो आपको फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल जो है, एक ऑपरेटिंग साइकिल आपको फाइनेंस करना पड़ेगा। 80 दिन बाद क्या होगा? 80 दिन के बाद में अपने आप बिजनेस की जो रिकवरी होगी वही फाइनेंस करती जाएगी बिजनेस को। तो आपको फर्स्ट एक ऑपरेटिंग साइकिल आपको फाइनेंस करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इस मेथड में वर्किंग कैपिटल के लिए आप देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन है। सपोज इट इज 80 डेज, 80 दिन है। और फिर आप देखिए
कि कितना खर्चा लगता है पर डे। अगर आपको 80 दिन की फाइनेंसिंग करनी है तो आप देखिए पर डे कितना खर्चा लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल वीक में है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर वीक, अगर मंथ में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ आप करिए। बहुत सिंपल। ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का है, मैं सिर्फ डेज में बात करूंगा, अंडरस्टूड है, वीक्स में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का है वो देखिए, और पर डे कितना खर्चा है वो देखिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। यू विल कम टू नो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आइए अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखना है, ऑपरेटिंग साइकिल पर डे मतलब क्या, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो आप तो ऐसे ही बोलिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का है, ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का है, और पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। इस बहुत सिंपल, इससे आपको मिल जाएगा। इसमें भी दो अप्रोच अवेलेबल है, टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच, या कभी उसको कॉस्ट अप्रोच भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कैश कॉस्ट अप्रोच। टोटल अप्रोच क्या मतलब, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है पूरा का पूरा हम लोग ले लेते हैं। कैश कॉस्ट अप्रोच मतलब, अरे डेप्रिसिएशन में जेब से पैसे थोड़ी गए, डेप्रिसिएशन में जेब से पैसे थोड़ी गए, वो तो सिंपली राइट ऑफ है। तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अगर आप डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो कैश कॉस्ट अप्रोच या फिर कॉस्ट अप्रोच, कैश कॉस्ट ज्यादा बेटर है, कैश कॉस्ट अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच आ जाएगा। तो अगर पूरा लोगे तो टोटल अप्रोच है, अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो कैश कॉस्ट अप्रोच है। कौन सा अप्रोच प्रॉब्लम फॉलो करें, जनरली प्रॉब्लम बता देगा कि आपको टोटल अप्रोच फॉलो करना है कि कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करना है। नहीं तो फिर आपको हिंट भी मिल सकती है। आप देखिए डेप्रिसिएशन दिया है क्या, डेप्रिसिएशन दिया है मतलब मैं कैश कॉस्ट निकाल सकता हूं तो वो फॉलो कर लो, पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो फिर ठीक है, टोटल अप्रोच फॉलो कर लो। एज सिंपल एज दैट दोस्तों। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे आपको दिया है कि रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, कितने दिन उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। 50 दिन लग जाते हैं प्रोडक्शन में जाते जाते, डब्ल्यूआईपी को 18 दिन लग जाते हैं, फिर 22 दिन फिनिश गुड, डेट कलेक्शन 45 दिन, क्रेडिटर पीरियड 55, क्रेडिटर अच्छी बात है भाई, 55 दिन का समय देता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 2,10,000, भाई कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल बोला है, भाई करंट एसेट में कितना लगता है, नंबर ऑफ डेज ले लो, नंबर ऑफ डेज ले लो, माइनस क्रेडिटर में हमको थोड़ा सा समय मिल जा रहा है पेमेंट करने के लिए, उतना माइनस कर दो, आपको ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगी, जो शायद 80 डेज 80 डेज आ रहे हैं। सॉल्व करते करते करवाया होगा मैंने, 80 डेज। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, साल भर में 360 दिन होते हैं, 80 दिन की एक साइकिल होती है, इतने दिन है, 80 दिन में एक साइकिल होती है, तो 4.5 आपके नंबर ऑफ साइकिल्स हो गए। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालना है कैश कॉस्ट बेस में। पहली ऑपरेटिंग साइकिल हमको फाइनेंस करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग साइकिल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है देख लो। पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, बहुत सिंपल। फिर कंपनीज मार्केट इन द प्रोडक्ट वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल नहीं करना चाहते हो, वो बोलते पहले पैसा दो फिर माल लेकर जाओ। अगर वो क्रेडिट पीरियड हटा देंगे, डेटर का पीरियड हटा देंगे, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का टेन्योर कम हो जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल का टेन्योर कम हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो बोल रहे कितना फर्क पड़ जाएगा वो बताइए। आइए बेटा, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 50 दिन। डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन, रॉ मटेरियल आने के बाद 50 दिन वो गोडाउन में रहता है, फिर 18 दिन उसको डब्ल्यूआईपी में लगते हैं, 22 दिन उसको फिनिश गुड में लगते हैं, डेटर में 45 डेज। अच्छी बात है, 55 दिन लेट पेमेंट लेता है, उतना माइनस कर दो, 80 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है। नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे, 360 डिवाइड बाय 80, 4.5 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल लीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे लीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे इज नथिंग बट एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना डिवाइड बाय 360 बराबर डेप्रिसिएशन जो माइनस किया है, ये दिमाग में फिट करना पड़ेगा।
कि अगर कैश कॉस्ट अप्रोच है तो भाई डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 3 स्टार मार्क कर रखे हुए, डिडक्टेड एज वी फॉलो कैश कॉस्ट अप्रोच। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही कैश कॉस्ट लगा आपके दिमाग में आना चाहिए भैया इसमें से माइनस करना है, और आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जब आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आ गया 4,20,000। अगर क्रेडिट पीरियड नहीं होगा तो फिर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 45 डेज से कम हो जाएगी, आपके डेटर का टाइम 45 डेज से कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस टू 35 डेज। 35 डेज के लिए सेम 35 दिन के लिए पर डे कितना कॉस्ट है 1,83,750। आपका वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गया 2,36,600 पर। ठीक है, 2,36,250। अरे वाह भाई वाह। ठीक है दोस्तों, हो गया ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम लोगों ने टोटल वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, टोटल वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो हम लोगों ने देखा ना भाई। अभी हम लोग को आइटम वाइज देखना है, हम जाकर करेंगे एस्टिमेट रॉ मटेरियल कितने रुपए का, रॉ मटेरियल में कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगेगा, डब्ल्यूआईपी में कितना लगेगा, फिनिश गुड में कितना लगेगा, डेटर में कितना फंसेगा, माइनस क्रेडिटर में कितना रहेगा, एंड सो ऑन। चलो एक एक आइटम को निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आइए देखो, एक सिंपल चीज पहले इमेजिन करो, ये हमारा गोडाउन है, हमारे सामने हमारा परचेस मैनेजर है, वो बोलता है देखिए साहब ये हमारा गोडाउन है, यहाँ से शुरू होता है, धीरे धीरे माल सरकता है, ये गोडाउन का एंड है, यहाँ से प्रोडक्शन में जाता है, यहाँ से इट गोज टू प्रोडक्शन। ठीक है, होल्डिंग पीरियड 30 डेज मतलब क्या, होल्डिंग पीरियड 30 डेज है, मतलब गोडाउन की शुरुआत से लेके गोडाउन के एंड में आना, प्रोडक्शन में जाना, उसमें 30 दिन लग जाते हैं। होल्डिंग पीरियड 30 डेज है, मतलब ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट को शुरुआत से लेके एंड तक, प्रोडक्शन तक पहुंचने तक 30 दिन लग जाते हैं। इसी का और एक मतलब निकलता है, इसका मतलब उसके सामने 30 दिन का, 30 दिन में 30 दिन का कंजम्पशन है। इसी 30 डेज होल्डिंग पीरियड है, मतलब 30 दिन लग जाते हैं इधर से उधर जाने में, कंजम्पशन होने में, स्टॉक आने के बाद में कंजम्पशन होने में। इसी का मतलब है इस गोडाउन में 30 दिन का कंजम्पशन रखा हुआ है, 30 दिन में जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है उतना माल रखा हुआ है। अरे वाह। तो देखो बहुत सिंपल है कि भाई रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना होगा, भाई आप देखिए होल्डिंग पीरियड कितना है, पहले होल्डिंग पीरियड कितना है, बोले 30 दिन। अगर 30 दिन का होल्डिंग पीरियड है मतलब 30 दिन का स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, 30 दिन का होल्डिंग पीरियड है मतलब 30 दिन का स्टॉक रखा है। आप देखिए पर डे कंजम्पशन कितना है, रॉ मटेरियल का पर डे कंजम्पशन कितना है, मल्टीप्लाई करिए, होल्डिंग पीरियड सपोज 30 दिन है और पर डे कंजम्पशन आपका सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख है, पर डे कंजम्पशन 1 लाख है, तो 30 इंटू 1 लाख, 30 लाख का माल पड़ा है, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सिंपल बेटा, कितना होल्डिंग पीरियड है वो आप देखिए, इनटू कंजम्पशन पर डे आप मल्टीप्लाई करिए, 30 दिन का स्टॉक मिल जाएगा आपको, और वही आपका एवरेज स्टॉक है। ठीक है, कंजम्पशन पर डे अगर आपको निकालना है तो एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 360 डेज। मैं डेज के लिए समझाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट वीक के लिए, सेम कॉन्सेप्ट मंथ के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल का कितना था प्लस परचेस कितना था माइनस क्लोजिंग कितना था, रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। आइए डब्ल्यूआईपी, सेम लॉजिक, डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन पीरियड 20 दिन है, कन्वर्जन पीरियड 20 दिन है मतलब क्या, ठीक है, एंट्री होने के बाद में एग्जिट में 20 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। इसी का मतलब 20 दिन का माल हमारे असेंबली लाइन में रखा हुआ है, 20 दिन। अगले 20 दिन में जो प्रोडक्शन होने वाला है, अगले 20 दिन में जो प्रोडक्शन होने वाला है वो असेंबली लाइन में लगा हुआ है। तो भाई आप देखिए वापस डब्ल्यूआई में कन्वर्जन पीरियड कितना है, 20 दिन, 20 दिन, अगले 20 दिन का। अब आप निकालिए प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे। बहुत सिंपल, वापस बहुत सिंपल सा, कन्वर्जन कॉस्ट 20 दिन का है, मतलब अगले 20 दिन में जितनी चीज प्रोड्यूस होने वाली है वो सामने रखी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे कितना है। दोस्तों जनरली यही हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है, यही हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है, यही हमारा कन्वर्जन कॉस्ट हो जाता है। अगले 20 दिन का स्टॉक डब्ल्यूआईपी में रखा हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट 20 दिन में जो प्रोड्यूस होने वाला वो रखा हुआ है, आप इसको प्रोडक्शन पर डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। चलिए वन सेकेंड गाइस, वापस कन्वर्जन पीरियड अगर 15 दिन का है मतलब 15 दिन का जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो आपका डब्ल्यूआईपी में रखा हुआ है। तो कन्वर्जन पीरियड को
पर डे प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, मतलब भी पर डे फैक्ट्री कॉस्ट, पर डे कन्वर्जन कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करो। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक चीज को रिकॉल कर लो, आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगता है, रॉ मटेरियल का फॉर्मूला, सेल्स डेटा का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, बस उसी के ऊपर बाकी सारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, वैसे ही आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ कंपोनेंट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमको बोला कि नहीं एक काम करो, डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, वेजेस कॉस्ट कितना है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, वो बताइए। पहले तो ऐसा है कि कंपाउंड वाइज हम कब जाते हैं, ठीक है, जब आपको ऐसा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है हम लोग देखेंगे कि एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल वाइज कितना कंप्लीट है। देखो डब्ल्यूआईपी 100% कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए डब्ल्यूआईपी है, उसमें रॉ मटेरियल कुछ परसेंटेज लग चुका होगा, उसमें आपका वेजेस कुछ परसेंटेज लग चुका होगा, ओवरहेड कुछ परसेंटेज लग चुका होगा। वो जब दिया जाता है जनरली या फिर उसकी हिंट दी जाती है, समझ में आता है कि आइटम वाइज चाहते हैं। अगर कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, भाई ऐसा हिंट दे दिया उन्होंने कि भाई आइटम वाइज निकालना है, एक हाथ दो परसेंटेज भी दे दिए, सारे नहीं दिए, तो हम मानते हैं कि जनरली रॉ मटेरियल जो है वो 100, मतलब आपके डब्ल्यूआईपी में जितना रॉ मटेरियल लगना था वो लग चुका है। डब्ल्यूआईपी इज 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल। वेजेस के लिए इट इज 50% कंप्लीट, वेजेस के लिए इट इज 50% कंप्लीट, और ओवरहेड के लिए इट इज 50% कंप्लीट, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आप आइए आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, अब अगर हम बात करते कन्वर्जन रॉ मटेरियल कॉस्ट की, तो भाई कन्वर्जन पीरियड सपोज वापस 15 दिन है, तो अगले 15 दिन का जो प्रोडक्शन है, 15 दिन का प्रोडक्शन मेरे असेंबली लाइन में रखा हुआ है, 15 डेज प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं बेटा, आप बोलिए एनुअल प्रोडक्शन कितना है, एनुअली कितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड बाय 360 करेंगे तो पर डे प्रोडक्शन हमको मिल जाएगा। सपोज पर डे प्रोडक्शन 30,000 है, पर डे 1,000 है, पर डे प्रोडक्शन 1,000 यूनिट्स है। कन्वर्जन पीरियड इनटू पर डे प्रोडक्शन करेंगे तो हमको समझ में आ जाए कितने यूनिट्स डब्ल्यूआईपी में रखे हुए हैं। अब उस यूनिट को एक एक यूनिट को रॉ मटेरियल कितना लगता है मल्टीप्लाई करिए। वन सेकेंड गाइस, पहले देखिए कन्वर्जन पीरियड 15, कन्वर्जन पीरियड जो है, कन्वर्जन पीरियड इज 15 डेज। आप फिर बताइए कि 15 दिन में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, 15 दिन का प्रोडक्शन असेंबली लाइन में रखा हुआ है, तो पर डे प्रोडक्शन निकालिए, एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, पर डे प्रोडक्शन, आपको पता चल जाए कितने यूनिट्स है। अब एक एक यूनिट को रॉ मटेरियल कितना लगता है वो मल्टीप्लाई करिए इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करिए कि वो विथ रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट है कि भाई 50% कंप्लीट है कि 60% कंप्लीट है, जितना भी कंप्लीट है वो लीजिए, उससे मल्टीप्लाई करिए। अब दोस्तों एनुअल प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला, दैट इज नथिंग बट एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, देखो मैंने एक बार आपको लॉजिक बताया, मैं कहीं नहीं करता ये, सिर्फ यहां पे बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा बच्चे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं पूरे, आपने अगर सारे डिवीजन देखे हुए कभी नहीं करवाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, सीएडी कन्वर्जन पीरियड लेंगे, एनुअल अमाउंट लेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सीएडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अगर आपको आइटम वाइज निकालना है, देखिए दोस्तों मैंने एक बार लॉजिक बता दिया, लॉजिक समझा दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद में शॉर्टकट बता दिया, बस एक ही जगह पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कहीं पे मैंने ऐसा शॉर्टकट यूज किया होगा तो यहाँ पे। ठीक है, सीएडी, कन्वर्जन पीरियड, एनुअल कंजम्पशन कितना है देखिए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। वेजेस में भी सेम, सीएडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ओवरहेड में सीएडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, सीएडी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज करिए। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया, उसका कोई हिंट दिया है तो आइटम वाइज जाने, तो आइटम वाइज जाने की जरूरत नहीं है, आइटम वाइज आपको जाने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर दिया है आइटम वाइज, कहीं दिया है कुछ चीज दी है कुछ चीज नहीं दी है जैसे, तो मान लो रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट, वेजेस और ओवरहेड 50-50% कंप्लीट। आइए फिनिश गुड्स, आइटम वाइज पहले हम लोगों ने सीखा कि रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन कैसे करना। ठीक है, हर जगह पे होल्डिंग पीरियड लेकर चलिए, रॉ मटेरियल में होल्डिंग पीरियड लेकर चले,
हम लोग WIP में कन्वर्जन पीरियड लेकर चले और फिनिश गुड्स में वापस होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कितना दिन है? बोले सपोज 30 दिन है। 30 दिन का होल्डिंग पीरियड है, मतलब आपके गोडाउन में आने से लेकर जाने तक बीच में 30 दिन, मतलब 30 दिन का माल गोडाउन में रखा हुआ है। 30 दिन का माल गोडाउन में रखा हुआ है। 30 दिन का माल, तो पर डे कितना होता है? दैट इज पर डे, पर डे, पर डे 30, अगले 30 दिन में जो बिकने वाला है वो माल रखा हुआ है। अगले 30 दिन में जो बिकने वाला है वो माल रखा हुआ है। तो भाई अब 30 दिन का कैसे निकालेंगे? होल्डिंग पीरियड लीजिए, आप इसमें पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो निकालिए। होल्डिंग पीरियड अगर 30 डेज का है, मतलब 30 दिन में जो माल बिकने वाला है वो गोडाउन में रखा हुआ है, तो अब मुझे 30 दिन में कितना बिकने वाला है? तो बहुत सिंपल है, 30 को मल्टीप्लाई करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। यहाँ पे खास बात, हमको फिनिश गुड्स कॉस्ट पे चाहिए, इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। करेक्ट? तो यहां पर भी होल्डिंग पीरियड लीजिए और होल्डिंग पीरियड लीजिए, और होल्डिंग पीरियड लेने के बाद में आप पर डे कितना बिक रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए, तो 30 दिन का कितना स्टॉक है आपको मिल जाएगा। आइए बेटा, डेटर, डेटर में क्रेडिट पीरियड होता है। भाई क्रेडिट पीरियड कितना है? 40 दिन। सामने वाले को 40 दिन देते हैं हम लोग, वी गिव 40 डेज। मतलब 40 दिन के सेल्स, 40 दिन के क्रेडिट सेल्स मेरे डेटर में पड़े हुए हैं, तो 40 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पर डे क्रेडिट सेल से, तो 40 दिन के क्रेडिट सेल कितने मिल जाएंगे मुझे? दोस्तों हर इसमें एक ही लॉजिक है, आप उसका पीरियड लीजिए और पर डे अमाउंट से मल्टीप्लाई करिए। वेरी सिंपल, पीरियड लीजिए पर डे अमाउंट से मल्टीप्लाई करिए, पीरियड लीजिए पर डे अमाउंट से मल्टीप्लाई करिए। पर डे अमाउंट कैसे आएगा? एनुअल अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमको क्रेडिट पीरियड देता है। क्रेडिट पीरियड है सपोज 10 दिन, मतलब 10 दिन के परचेस मेरे, 10 दिन के परचेस मेरे क्रेडिटर में पड़े हुए हैं। 10 कैसे निकालूंगा? क्रेडिट पीरियड कितना है इनटू पर डे क्रेडिट परचेस। 10 दिन के परचेस है, नंबर ऑफ डेज लो, पर डे से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ डेज लो, पर डे से मल्टीप्लाई करो। पर डे कैसे निकलेगा? एनुअल क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय 360। सेम आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। भाई कितने दिन के आउटस्टैंडिंग है? भाई 20 दिन के आउटस्टैंडिंग है। 20 दिन के वेजेस आउटस्टैंडिंग है। पर डे कितने ओवरहेड है मल्टीप्लाई करो। पर डे कितना ओवरहेड है मल्टीप्लाई करो, तो आपको 20 दिन का ओवरहेड मिल जाता है। ओवरहेड सॉरी, ये आउटस्टैंडिंग, आपको वेजेस मिल जाएगा 20 दिन का, सेम इज आपका ओवरहेड जो भी। ठीक है, कितना लेट पेमेंट कर रहे हो? 10 दिन लेट पेमेंट, 20 दिन पेमेंट, कितना आउटस्टैंडिंग है? वापस उसको पर डे फिगर से मल्टीप्लाई करो। तो दोस्तों वंस अगेन लेट्स फ्रीज, वेरी सिंपल, कितना टाइम फ्रेम है पर डे फिगर से मल्टीप्लाई करो, आपको वो आपको करंट एसेट का अमाउंट मिल जाएगा या फिर करंट लाइबिलिटी होगी उसका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट दोस्तों हम पहले से पढ़ के, बहुत सिंपल है। आपके मेजर डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, WIP एडजस्ट करोगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आप लोगों को मिल जाता है आपका। फिर एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन एडेड करोगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाता है। फिनिश गुड एडजस्ट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाता है, उसमें ये बाकी एडमिन कॉस्ट सेलिंग वर्क करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाता है आपको। ये आपका दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉस्ट शीट है। नाउ अगर हम अज्यूम करें कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स आर सेम, ओपनिंग, जो जनरली बहुत से प्रॉब्लम में ये होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम होते हैं, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेम। ठीक है, या फिर हम लोग ये बोले कि ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, मतलब ये जीरो, वापस ही सेम। अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान ले, ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं ऐसा मान ले, तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। रॉमल कंज्यूम मतलब क्या? जितना परचेस किया रॉमल कंज्यूम्ड, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम रहते हैं, सीधा परचेस, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इज नथिंग बट परचेसेस। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट वही आपका, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही आपका फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट सब हो जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम। ठीक है, जनरली सेम हो जाएगा ये। और आपका दोस्तों ये एडमिन ओवरहेड भी दिया नहीं जाता, जनरली आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट है वही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाता है, वही आपका कन्वर्जन कॉस्ट बन जाता है, तीनों सेम ही होते हैं जनरली स्पीकिंग। और अगर अगर आपका WIP, अगर आपका फिनिश गुड्स का भी स्टॉक नहीं,
अगर आपका फिनिश गुड्स का भी कॉस्ट नहीं है तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिनिश गुड का भी स्टॉक नहीं है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो इट बिकम्स डैम इजी। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उसका कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज, उसके बाद में आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है, जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है वही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फिर आता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बोला था। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का हम ऑलरेडी एक चीज देख चुके, बस इन्होंने क्या किया था, मैं इसमें ऑपरेटिंग साइकिल मेथड यूज करो बोला है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के लिए सबके होल्डिंग पीरियड और कन्वर्जन पीरियड चाहिए ना, वो दिए नहीं थे। तो पहले हमको आइटम वाइज फॉर्मूला लगा लगा कर हमको, भैया बेटा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है, बेटा डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन पीरियड कितना है, बेटा फिनिश गुड का होल्डिंग पीरियड कितना है, बेटा डेटर का क्रेडिट पीरियड कितना है, बेटा क्रेडिटर क्रेडिट पीरियड कितना है, पहले वो निकालना पड़ा हमको। बस प्रॉब्लम में ऐसा है, पहले हमको सारे होल्डिंग पीरियड्स और कन्वर्जन पीरियड्स खुद निकालने पड़े, फॉर्मूला लगा लगा कर, यही फॉर्मूले जो हम लोग अभी पढ़कर है वो लगा लगा कर हमको निकालने पड़े। उसके बाद में हमको ऑपरेटिंग साइकिल मिली, उसके बाद हमको ऑपरेटिंग साइकिल मिली, और ऑपरेटिंग साइकिल मिलने के बाद में उसके हिसाब से हमने वर्किंग कैपिटल निकाला। क्योंकि प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि आपको तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ही लगाना है, मतलब पहले इंडिविजुअली निकाला, फिर उसकी मदद से ऑपरेटिंग साइकिल, फिर उसकी मदद से वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कोशिश करिए डेज आपके हायर साइड में रखिए, आपका होल्डिंग पीरियड हायर साइड में रखिए, ताकि ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कहीं कमी ना पड़े। थोड़ा बहुत हायर साइड में करे चलता है, कमी नहीं पड़नी चाहिए वर्किंग कैपिटल की। ठीक है दोस्तों, आइए उसमें बस हर जगह पे वही करना था। आपके ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्रेडिटर बहुत है, वेजेस आउटस्टैंडिंग का कितना टेन्योर है, ओवरहेड का, वो सब की जरूरत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं आती, छोड़ देने का। आपके ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सिर्फ एक क्रेडिटर, अपन क्रेडिटर का टेन्योर माइनस करते, बाकी सब माइनस करते फिरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई बेटा ऑपरेटिंग साइकिल निकाली और उससे पूरा रिक्वायरमेंट आ गया। नाउ अगर मैं आइटम वाइज की बात करूंगा, आइटम वाइज की बात करूंगा, तो टोटल अप्रोच में तो हम पूरा ग्रॉस अमाउंट है, दैट्स इट डन। डब्ल्यूआईपी निकालना है ना भाई, प्रोडक्शन कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फिनिश गुड्स में अगर कैश कॉस्ट अप्रोच आया, डब्ल्यूआईपी में से प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिनिश गुड में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डेटर में से तो क्रेडिट सेल में से पहले प्रॉफिट माइनस होगा, फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डब्ल्यूआईपी देखो, रॉ मटेरियल तो आपका कॉस्ट पे है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं होता, डब्ल्यूआईपी से डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। डब्ल्यूआईपी में से डेप्रिसिएशन माइनस, फिनिश गुड में से डेप्रिसिएशन माइनस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन दोनों माइनस, फिर आपका कैश कॉस्ट अप्रोच लगेगा। ठीक है ना बेटा, ये वापस ऑपरेटिंग साइकिल वाला प्रॉब्लम है, तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने कुछ नोट लिखे हुए, क्वेश्चन के पहले हमने कुछ नोट लिखे बेटा, आइए लेट्स सी क्या नोट लिखे हुए हम लोगों ने। ऑपरेटिंग साइकिल नॉट मेंशन, मतलब हमको आइटम वाइज निकालना है। ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी में जनरली स्टॉक वेलोसिटी मतलब टाइम फ्रेम दिया होता है, नंबर ऑफ डेज है, वीक्स है, या फिर आपके मंथ से दिया जाता है, नथिंग स्पेसिफाइड। नथिंग स्पेसिफाइड, स्टॉक वेलोसिटी में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ऐसा है कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, नथिंग, कि नंबर ऑफ डेज कितने क्या है, तो हम मानते हैं स्टॉक वेलोसिटी इज नथिंग बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक वेलोसिटी इज नथिंग बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। दोस्तों हम लोगों ने ये चीज रेशियो में पढ़ी थी। ठीक है, आप रेसिप्रोकल करके होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा। 360 डेज, अगर डेज में है 360 डेज, 360 डेज डिवाइड बाय आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करोगे तो आपको होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। एक का रेसिप्रोकल करोगे दूसरा मिल जाता है, एक का रेसिप्रोकल करो दूसरा मिल जाता है, एंड सो ऑन।
ठीक है, एक ही होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, तो वो डाउट आता है कि भाई किसका है, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का। तो हम मान लेंगे भाई फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है रॉ मटेरियल की और डब्ल्यूआईपी की, तो इग्नोर कर देंगे भाई, कुछ नहीं दोगे तो इग्नोर कर देंगे हम लोग। अगर साइलेंट है पीरियड के बारे में तो हम बोलेंगे हम चीजें डेज में लेकर चलेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम पढ़ेंगे भी हम लोग, मैं बस प्रॉब्लम से क्या निचोड़ निकल निकल के आए थे वो लिखे हुए हमने। ठीक है, अगर कुछ दिया जाता है ऑलरेडी कि भाई कोई डेज में है, वीक्स में, मंथ में, उसको कन्वर्ट मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ना 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 ना, ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। डेज का डेज में चलने दो, वीक्स का वीक्स में चलने दो, मंथ्स का मंथ्स में चलने दो, इधर से उधर कन्वर्ट नहीं करने का। ठीक है, क्रेडिट परचेस 25% ऑफ कॉग्स लिखा है, ठीक है। एंशुइंग ईयर, एंशुइंग ईयर मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल निकालना करना है, और वो बोल रहे हैं कि इट विल बी इंक्रीज ऑफ 50%, 50% का इंक्रीज रहेगा, मतलब सभी हम जो भी निकलेगा वहां पे 50% हमको ऐड करना पड़ेगा। आइए एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते, आइटम वाइज है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अगर मैं बात करूंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की, इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ राजा कंपनी फॉर द ईयर आर गिवन बिलो, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द एंशुइंग ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ईयर का बोल रहे हैं। ठीक है, आपका स्टॉक वेलोसिटी 4 है, कुछ दिया नहीं है, 4 नंबर ऑफ डेज है, वीक्स है कि मंथ्स है, कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, मतलब ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका रेसिप्रोकल करके मैं होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा, और कुछ दिया नहीं है तो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा, तो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा यहाँ पे। डेटर कलेक्शन पीरियड, भाई साहब आपको पीरियड चाहिए, अगर आपको आइटम वाइज निकालना है, आपको होल्डिंग पीरियड चाहिए, आपको कन्वर्जन पीरियड चाहिए, आपको क्रेडिट पीरियड चाहिए, पीरियड निकलेंगे पर डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मिलेंगे ना हमको। डेट कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ्स, बहुत बढ़िया। आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दिया हुआ है 73 डेज, डेटर में महीने के हिसाब से चलने का, क्रेडिटर में डेज के हिसाब से चलने का, कन्वर्ट नहीं करने का सबको एक में, क्यों करने का सबको एक में कन्वर्ट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स दिया है, मतलब यहां से हमको आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया, यहां से सेल्स मिल जाएगा कि ये 20% तो 100 कितना, विल गेट सेल्स। ठीक है, सेल्स भी मिल जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ये 20 है तो 100 कितना आपको मिल गया सेल्स, ये 20 है तो 80 कितना आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये इंफॉर्मेशन से आपको चीजें मिल जाएगी। कैश बैंक बैलेंस 5% ऑफ सेल्स है, आखिरी में जब हम लोग निकालेंगे कि भाई इतना पैसा इन्वेंट्री इतना लगेगा, यहाँ लगेगा, तो कैश बैंक में पैसा लगेगा, 5% लिखा है वहां पे। क्रेडिट परचेस 25% ऑफ कॉग्स, 25%, 25% दिया और कुछ बोला नहीं है। ठीक है, 25% बोला है और कुछ बोला नहीं है, क्रेडिट परचेस 25%। ठीक है, अब 25% ऑफ टोटल परचेस बोलेंगे, अभी कोई स्टॉक नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग, आपका ओपनिंग क्लोजिंग कोई स्टॉक नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा, हम मान के चल रहे हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा, ठीक है, मतलब परचेस इज इक्वल टू कॉग्स, परचेज इज इक्वल टू कॉग्स, तो अल्टीमेटली 25% ऑफ कॉग्स हो जाएगा। फर्म एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज 50% सेल्स इन एंशुइंग ईयर, सेल्स 50% से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, आइए, या तो एग्जिस्टिंग सेल्स निकाल के 50% से बढ़ा दो, या सेल्स को 50% से बढ़ाकर लेकर चलो आगे। आइए बेटा एक करके, फिनिश गुड्स, ठीक है, जो जो उन्होंने आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है, वर्किंग कैपिटल में पहले हमारे दिमाग में फिट है, पहले आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, उसका होल्डिंग पीरियड नहीं दिया हुआ, इग्नोर। डब्ल्यूआईपी के बारे में कन्वर्जन पीरियड नहीं, अरे भाई पीरियड दोगे ही नहीं तो फिर उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इग्नोर। तो पहले रॉ मटेरियल को इग्नोर मारा हमने, डब्ल्यूआईपी को इग्नोर माना, सीधा फिनिश गुड्स को लिया, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड हमको चाहिए। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा, रेसिप्रोकल मारना पड़ेगा, इन्वेंट 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर 90 डेज आ गया। होल्डिंग पीरियड आपको वेलोसिटी दिया है, कुछ दिया हुआ नहीं, मतलब वो टर्नओवर है, उसका रेसिप्रोकल मारना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 90 डेज मिला आपका, 90 डेज मिल गया आपका। अब आपको पर डे, आपको पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, आपको पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 360,
एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 360 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आएगा बेटा, वहां पे दिया हुआ था प्रॉब्लम के अंदर 20% प्रॉफिट है, 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये 20 है तो 80 कितना, ये आपका आ जाता है 8 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 50% से इंक्रीज होने वाला है तो 12 लाख। तो भाई हर इसमें आपको इंक्रीज फिगर लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था, 50% इंक्रीज लेना पड़ेगा, हर जगह 50% आपके टर्नओवर में और आपकी चीजों में 50% ऐड करना पड़ेगा। तो 12 लाख लेकर हम लोग चले। फिर अगर मैं बात करता हूँ डेटर की, भाई कितना पीरियड है लिखो, पर डे क्रेडिट सेल से मल्टीप्लाई करो, एनुअल क्रेडिट सेल पर डे क्रेडिट सेल से मल्टीप्लाई करो। आपका दिया हुआ है क्रेडिट पीरियड 2 मंथ, मुझे पर डे चाहिए भाई, ठीक है। एनुअल क्रेडिट सेल आपका कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है भाई, नथिंग इज स्पेसिफाइड कि आपका क्रेडिट सेल कितना, पूरा सेल क्रेडिट सेल, पूरा सेल कुछ दिया नहीं तो पूरा सेल क्रेडिट सेल। आपके 2 लाख का आपका 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 20 की तो 100 कितना आपका सेल मिल जाएगा, 50% इंक्रीज 15 लाख, 15 लाख के हिसाब से मिल गया भाई। एसेट में और क्या बचा, कैश एंड बैंक 50%, 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ 15 लाख, 75,000। क्रेडिटर चाहिए मुझे, क्रेडिट पीरियड इंटू पर डे परचेस, पर डे क्रेडिट परचेस कितना है, ठीक है। अभी हमको परचेस का अमाउंट चाहिए पर डे 3 लाख, किधर से आया, तो आपका परचेस इज 25% ऑफ कॉग्स, ठीक है। कॉग्स हमारे पास में ऊपर था 25% ऑफ कॉग्स, अब 25% ऑफ कॉग्स मतलब 25% ऑफ 12 लाख मतलब 3 लाख, ऊपर इंक्रीज फिगर है हमारा, वो हम लोगों ने यूज कर लिया, 3 लाख हमने यूज किया, क्रेडिटर भी मिल गया भाई। वर्किंग कैपिटल कितना है, फिनिश गुड्स प्लस डेटर प्लस कैश बैंक माइनस क्रेडिटर। दोस्तों अच्छा प्रॉब्लम था, इट वाज अ गुड प्रॉब्लम, सीखने को बहुत कुछ था, हमने सारे रिक्वायरमेंट पहले लिखे हुए वहां पे, ठीक है। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, कर लेते बेटा, लेट्स डू इट, ठीक है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम कर लेते हैं। वहां पे डेटा दिया हुआ है 60,000 यूनिट का, डेटा जो दिया हुआ है 60,000 यूनिट्स का दिया हुआ है, लेकिन हमको वर्किंग कैपिटल निकालना है 40 और 35 में, तो बी केयरफुल। सीधा 60,000 का डेटा, 60,000 के लिए जो डेटा है सीधा 40-35 में मत लगा देना, क्योंकि वो 60,000 के हिसाब से, खास करके फिक्स्ड कॉस्ट, खास करके फिक्स्ड कॉस्ट, वो रेट आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर आपको डेटा 60,000 के हिसाब से दिया हुआ है, यू कैन नॉट अप्लाई दैट रेट डायरेक्टली। अगर पर यूनिट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, पर यूनिट मतलब आपको चीजें पर यूनिट दी है तो ठीक है ना भाई, पर यूनिट दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला, सर फॉर्मूला वैसे लिखेंगे, मतलब आप लिखते हो ना एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, हर जगह एनुअल चीज है, एनुअल चीज है, एनुअल चीज है, एनुअल चीजों की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो, इनटू पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे, एनुअल के जगह पे आपके यूनिट्स पर ईयर इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, रॉ मटेरियल पर यूनिट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, इसलिए ओपनिंग स्टॉक जीरो रहेगा, ओपनिंग स्टॉक आपके जीरो रहेंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। फिर आपका प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी मतलब क्या, आपका जितना वर्किंग कैपिटल आएगा उसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा अनसर्टेनिटी के लिए, उसकी वर्डिंग अलग से कुछ दी हुई है, ठीक है, ठीक है। डेटर्स एट कॉस्ट, डेटर्स एट कॉस्ट निकालना है, तो प्रॉफिट को हमको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, डेटर एट कॉस्ट लिखा हुआ है तो आइए देखो क्या लिखा हुआ है। MN Limited is commencing a new project for manufacturing electric toys. The cost information has been 60,000 यूनिट्स का, 60,000 का दिया, पर यूनिट 20 रुपए का रॉ मटेरियल, पर यूनिट 15 रुपए का लेबर, आपके ओवरहेड दिए हुए पर यूनिट 15 रुपए, ठीक है, लेकिन फिक्स दिया 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से अगर दिया हुआ है, ठीक है, आपके 60,000 है तो 10 इंटू 60,000, 6 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग, 6 लाख आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 60,000 रुपए का फिक्स्ड है। ध्यान रखना दोस्तों, ये रेट डायरेक्टली अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, खास करके ये वाले फिक्स्ड वाले, पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और आपको वो फिक्स कॉस्ट यूज करना पड़ेगा 40 और 35,000 के लेवल के लिए, ठीक है।
नाउ टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 2 है, एक से पेट नहीं भरा इनका, नहीं नहीं सॉरी 2 नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोड्यूस होगा 40। इसका मतलब ये देखो, जो जो निकलता है 40,000 प्रोड्यूस होगा, 35,000 रुपए, 35,000 हम बेचेंगे प्रोडक्शन और सेल, मतलब 5,000 क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, टू असेस नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। रॉ मटेरियल 3 मंथ कंजम्पशन, होल्डिंग पीरियड 3 महीने का है, 3 महीने का होल्ड करके बैठते हैं। रॉ मटेरियल का आपको होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है। आपका जो डेटर है, उसका जो आपका क्रेडिट पीरियड है दैट इज 1.5 मंथ, 1.5 महीने का उसका क्रेडिट पीरियड है। ठीक है, काम आएगा दोस्तों, हर जगह है ही क्या, पीरियड लो इंटू पर मंथ या पर डे से मल्टीप्लाई मारो। क्रेडिट अलाउड क्रेडिटर 4 महीने, लैग इन वेजेस 1 मंथ, ओवरहेड आधा महीना, कैश इन हैंड 60,000 दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। ठीक है, जितना आ रहा है उसका 10% नहीं, जितना आ रहा है प्लस प्रोविजन करूंगा तो जितना आएगा उसका 10%। मतलब सपोज 10 आता है तो 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स उसका 10% देंगे बेटा, आएंगे उसके ऊपर आएंगे, डोंट वरी। प्रिपेयर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर ऑपरेशन, डेटा टेकन एट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा कॉस्ट पे ले लेंगे, कॉस्ट पे भाई क्या बात है, कॉस्ट पे ले लेंगे। ठीक है, कॉस्ट पे लेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट पे जाएगा। अगर नहीं बोलते ना तो डेटर्स को नॉर्मल जैसा वैसे ही लेते। ठीक है, आइए आपका रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि भाई अगर ये यूनिट्स में बात कर रहे हैं तो ठीक है ना यार, जहां पे हम एनुअल लिख रहे थे वहां पे हम लोग रॉ मटेरियल यूनिट्स कंज्यूम इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट। भाई रॉ मटेरियल स्टॉक चाहिए, उसका उसका होल्डिंग पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड कितना है, पर मंथ फिगर से मल्टीप्लाई करो। पर मंथ फिगर किस ऐसे आएगा, एनुअल डिवाइड बाय 12 मंथ्स। ठीक है, एनुअल डिवाइड बाय 12 मंथ्स। अब हमारे पास में यूनिट्स में तो एनुअल यूनिट्स कंज्यूम इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे पास में होल्डिंग पीरियड इज गिवन, ये दिया हुआ है भाई, तो आपका होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है। रॉ मटेरियल यूनिट्स कितने कंज्यूम होंगे, कितने होंगे भाई, 40,000 प्रोड्यूस किया है, 40,000 प्रोड्यूस किया है। ठीक है, 40,000 आपका 40,000 यूनिट्स कंज्यूम किया है, मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन भी 40,000 होगा। भाई 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब 40,000 यूनिट्स की रॉ मटेरियल लगा होगा, 40,000 ही रॉ मटेरियल तुम्हारा लगा होगा, 40,000। ठीक है, इंटू 20, ये आपका एनुअल कंजम्पशन है, डिवाइड बाय 12, पर मंथ कंजम्पशन निकल जाता है। ठीक है, आपको साफ साफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 40,000, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 40,000, पर यूनिट कॉस्ट इज 20, आपको मिल गया। यूनिट्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू 40,000। नथिंग इज गिवन अबाउट WIP। कोई जहां पे पीरियड नहीं है ना बेटा, इग्नोर मारो, जहां पे पीरियड नहीं है इग्नोर मारो। फिनिश गुड्स का भी पीरियड नहीं दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी पीरियड नहीं दिया हुआ है, लेकिन खास बात, फिनिश गुड्स का सीधा मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। 40,000 प्रोड्यूस किया था, 40,000 प्रोड्यूस किया था, 40,000 वॉज प्रोड्यूस्ड, 40,000 वॉज प्रोड्यूस्ड, और उसमें से आपका 40,000 वॉज प्रोड्यूस्ड और 35,000 बिका है, तो 5,000 है। तो दोस्तों होल्डिंग, अगर आपको होल्डिंग पीरियड कन्वर्जन पीरियड नहीं दिए हो तो आप उसको इग्नोर करते, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज दी है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 यूनिट्स है, अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा 65। ठीक है, अब ये कहां से आपका जो 65 है प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वर्किंग नोट से आया बेटा, ये वर्किंग नोट से आया। ये भी आपका 5,000 ओरली वर्किंग नोट से आया। देखो बेटा नीचे आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका रॉ मटेरियल पर यूनिट 20 का था, हाँ भाई 60,000 प्रोड्यूस करो कि 40,000 प्रोड्यूस करो, 60,000 प्रोड्यूस करो कि 40,000 प्रोड्यूस करो, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, उतना ही लिया, लेबर कॉस्ट भी उतना ही रहेगा।
वेरिएबल भी उतना रहेगा, हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट उतना नहीं रहेगा भाई। फिक्स्ड कॉस्ट को पहले टोटल अप किया, फिक्स्ड कॉस्ट को पहले टोटल अप किया, 60,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 40, 15 रुपए आया, ठीक है। इसमें एक ओपनिंग क्लोजिंग व्हेन यूनिट पर यूनिट कॉस्ट अगर दिया जाता है, अगर पर यूनिट कॉस्ट दिया जाता है तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग की कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। When per unit costs are given, generally no need to think about adjusting opening or closing as everything is at same rate. सब कुछ एक ही रेट पे चल रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई साहब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोडक्शन कॉस्ट में मत लेना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आते, उसमें मत लेना, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने बराबर ध्यान देके पहले टोटल निकाला और फिर 40,000 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला, ठीक है। देखो हर इंपॉर्टेंट चीज हमने लिख कर दी है ताकि भाई आप लोग जब रिवीजन भी करो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। अगर मैं बात करूं तो डेटर निकालना है, क्रेडिट पीरियड इनटू आपका क्रेडिट, क्रेडिट सेल पर मंथ निकालना है, पर मंथ निकालना है। अब आपका नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए तो नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ले लो। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 35,000 है, सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी हमको, सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, ठीक है, आइए सेलिंग हमको सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी लेकिन एट कॉस्ट लेना पड़ेगा। आइए वापस, रॉ मटेरियल 20 रुपए का था, 15 रुपए का आपका लेबर था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोगों ने बराबर 15 रुपए निकाली थी पहले भी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगी। ये फर्क क्या पड़ा, फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, लेकिन जब हम डेटर निकाल रहे हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालते वक्त अरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा ही नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कॉस्ट निकालते वक्त आएगा, ठीक है। वापस आपको वेरिएबल भी लिया, फिक्स कॉस्ट भी ध्यान रखना पड़ा। कैनॉट अप्लाई ओल्ड पर यूनिट कॉस्ट स्ट्रक्चर एज इट इज बिकॉज फिक्स्ड कंपोनेंट, पूरा एज इट इज नहीं लगा सकते बिकॉज फिक्स्ड कंपोनेंट अलग है बेटा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो आपको रिटर्न भी मिल गया एट कॉस्ट, एट कॉस्ट नहीं तो प्रॉफिट भी लेते, ठीक है। अब आपका क्रेडिटर निकालना है, कितना आपका क्रेडिट पीरियड देखिए, और परचेस पर मंथ कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड इनटू परचेस, परचेस प्राइस क्या है। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, बी ऑलवेज केयरफुल विथ परचेसेस, बी ऑलवेज केयरफुल विथ परचेसेस, इक्वेशन लिखो पूरा, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप जैसे परचेस के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अब यहाँ पे यूनिट्स में बात है तो यूनिट्स में, भाई साहब ये बैलेंसिंग फिगर, पहला साल ये फर्स्ट ईयर था, ओपनिंग जीरो है क्लोजिंग नहीं, बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट परचेसेस, हमेशा उसका इक्वेशन लिखो। अगर यूनिट्स है तो यूनिट्स में इक्वेशन लिखो, रुपीज है तो रुपीज में इक्वेशन लिखो, ठीक है। आपका ओपनिंग नहीं दिया था, क्लोजिंग आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, ऊपर बेटा हम लोग निकाल चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाल चुके हैं, ये 2 लाख रुपए आया था ऊपर से फ्रॉम अबव, तो हमको नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000 कंज्यूम है, गिवन है, ठीक है। ये जो आया फ्रॉम अबव आया, ये तो पहले वर्किंग नोट से आया, फ्रॉम रॉ मटेरियल वर्किंग नोट से आया ये, तो भाई परचेस भी खास बात था, अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटी छोटी बातें दी हुई है। एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लिया ना तो इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा आपके दिमाग में तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग वापस इनटू पर डे वेजेस कितने, पर मंथ वेजेस कितने वो देखिए। अब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेजेस पर किया बेटा, उससे सेम आपका ओवरहेड आउटस्टैंडिंग उससे भी निकला सेम, ठीक है। आपका इसमें वेजेस पर यूनिट दिया हुआ था बेटा,
आपके एनुअल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो हमको निकालना पड़ा, एनुअल ओवरहेड कॉस्ट, उसमें भी दिक्कत लगी। क्यों क्यों दिक्कत लगी? क्योंकि एनुअल ओवरहेड कॉस्ट में आपका थोड़ा सा वेरिएबल और थोड़ा सा फिक्स्ड है। तो आपका जो वेरिएबल है उसको 15 आपको बराबर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाला, फिक्स्ड वालों को फिक्स्ड के हिसाब से निकाला, फिक्स्ड वालों को फिक्स किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग कितने यूनिट्स बेचे उसके हिसाब से निकाला। तो आपके एनुअल, आप जब एनुअल ओवरहेड कॉस्ट निकालने जाओगे, ओवरहेड में तो यहाँ पे इन्होंने खास करके रखा है क्योंकि थोड़ा वेरिएबल है थोड़ा फिक्स्ड है। तो वेरिएबल लिया हम लोगों ने, फिक्स लिया, भाई बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, गजब का प्रॉब्लम था। फाइनली आपका स्टेटमेंट आया, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर, कैश बैंक, क्रेडिटर, ये वो माइनस करके आया आपका वर्किंग कैपिटल। ऐसा बोला है कि जो प्रोविजन लेकर जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10%, प्रोविजन को इंक्लूड करके जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10%। मतलब ये 100 है तो ये 10 रहेगा, मतलब ये 90 रहेगा। ये 100 है तो ये 10 रहेगा, मतलब 90 रहेगा। तो ये 9, ठीक है, हमारे पास में ये 90 तो 10 कितना, ऐसे करके आया भाई। लवली प्रॉब्लम, गजब का प्रॉब्लम, बहुत जोरदार प्रॉब्लम दोस्तों। पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट पूरा का पर यूनिट वाला दोस्तों हम लोगों ने किया, पर यूनिट वाला हम लोगों ने किया, दैट वाज फंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस यहाँ पे एक ही खास बात है, एक ही खास बात है, डब्ल्यूआईपी को कंपोनेंट वाइज निकालना है। एक तो डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन पीरियड दिया है, ऊपर से डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बारे में, ठीक है। थोड़ी क्लैरिटी कम थी तो हम मान के चलेंगे आरएम 100%, वेजेस 50%, ओवरहेड 50%, और हमने बोला सीएडी 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 सीएडी, कन्वर्जन पीरियड, एनुअल डेटा, डिग्री ऑफ कंप्लीट, सीएडी 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 करते जाओगे आप, सीएडी सीएडी करते जाओगे तो आपका कंपोनेंट वाइज निकलते जाएगा। बस वही खास बात थी क्वेश्चन नंबर 8 में। बाकी जो ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी लाइंस पे, उसी से प्रेरित रह के सब कुछ था, ठीक है। ओनली स्पेशल थिंग वाज 3 कंपोनेंट्स, दैट्स इट। 3 कंपोनेंट थे, वही चीज स्पेशल थी। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही किसी खास खतरा था, वो हम लोगों ने लिखा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चर्चा करते। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आइए, सेल्स दिया हुआ है, 1,08,00,000 का सेल्स है, 1,08,00,000 का सेल्स है, 27 लाख का रॉमल कंज्यूम्ड है, 21 लाख का लेबर कॉस्ट है, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 32,40,000 का है, 32,40,000 का आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3,60,000। डेप्रिसिएशन दिया, दिमाग में हमेशा आना चाहिए यार, ये कैश कॉस्ट अप्रोच ऊपर दिया हुआ, कैश कॉस्ट अप्रोच हिंट है ये। एडमिन ओवरहेड दिए हुए हैं, रिसीवेबल अलाउड 3 मंथ्स क्रेडिट, 3 महीने को इंटू पर मंथ से मल्टीप्लाई करो, 3 महीने को पर मंथ से मल्टीप्लाई करो, रॉ मटेरियल 3 महीना, ठीक है। होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, इसको वापस पर मंथ परचेज से, क्रेडिट परचेज से मल्टीप्लाई करो। लैग है, लेबर, पर मंथ लेबर से मल्टीप्लाई करो, ओवरहेड 1 मंथ इन अरियर, पर मंथ ओवरहेड से मल्टीप्लाई करो, एडमिन एंड सोलर ओवरहेड 1 मंथ एडवांस, एडवांस है भाई, मतलब एसेट रहेगा, वापस इसको पर मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ पर मंथ। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। फिनिश गुड दोनों का 3 महीने, पर मंथ से मल्टीप्लाई करो, सब कट कट, डब्ल्यूआईपी नील है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 1/3, कॉस्ट प्लस 1/3 में बेचते, कैश कॉस्ट में निकालना है, कैश कॉस्ट में सबसे खास बात है, कैश कॉस्ट में निकालना है अपने को, ठीक है। तो आपका डब्ल्यूआईपी तो नील है भाई। आपका जब रॉ मटेरियल में देखो, जब कैश कॉस्ट में आते हैं रॉ मटेरियल में कोई इंपैक्ट नहीं होता, डब्ल्यूआईपी में डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, डब्ल्यूआईपी निकालना ही नहीं, मेरे ख्याल से निकालना है डब्ल्यूआईपी, आपका वर्क इन प्रोग्रेस नहीं निकालना ही नहीं है।
फिनिश गुड में अपना पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेटर के अंदर आपको प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट माइनस करने के बाद में यू विल हैव टू माइनस डेप्रिसिएशन ऑल्सो। ठीक है, अब क्या लिखा है, कॉस्ट प्लस 1/3। देखो हमेशा लिखना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट प्लस 1/3, कॉस्ट के ऊपर 1/3, मतलब आपका प्रॉफिट इज 1/3, 33.33। किसका 1/3? कॉस्ट का 1/3, तो उसको 100 पकड़ना, पहले ये लिखना, फिर किसका, इसका, उसको 100 पकड़ना, मतलब सेलिंग प्राइस इज 133.33। ये तो बचपन से कर रहे होंगे बेटा। कैश बैलेंस 3 लाख का रखना है, सेफ्टी मार्जिन 10%, मतलब जितना आएगा उस पर 10% जोड़ने का है, तो उस पर 10% जोड़ने का है। ठीक है, ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस अगर मैं बात करूंगा, कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है बेटा, कैश कॉस्ट बेसिस मतलब वही डेप्रिसिएशन देख के हम समझ गए थे। आइए, कैश कॉस्ट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपको एक डेप्रिसिएशन प्रॉफिट, इफ नेट प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा बेटा। भाई ऐसा है कि आपको जब डेटर में से प्रॉफिट निकालना है, डेटर में आपका नेट प्रॉफिट होगा, डेटर में आपका नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट देते तो बेस्ट होता, नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, आपको डेटर में से प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, उसमें प्रॉफिट कितना है, तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा। भाई बहुत बड़ी लर्निंग थी। खटाखट हमने सेल्स डाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम डाला, लेबर पेड डाला, सब कुछ डाला। ठीक है, आपके आपका डेप्रिसिएशन अलग से डाला, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो डाला, ग्रॉस प्रॉफिट आपका मैच हो जाता है बराबर, जीपी आया आपका, एडमिन ओवरहेड आया आपका, नेट प्रॉफिट, ये कहाँ काम आएगा? ठीक है, ये यूजफुल रहेगा फॉर डेटर एट कॉस्ट। डेटर एट कॉस्ट निकालना है ना हमको, तो वहां काम आएगा भाई साहब। ठीक है, नाउ आइए, कंप्यूटेशन ऑफ आइटम वाइज वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट वाइज हमको कैश कॉस्ट, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड मंथ है, पर मंथ से मल्टीप्लाई करिए। पर मंथ कैसे निकलेगा? एनुअल डिवाइड बाय 12। क्या एनुअल दिया हुआ था क्या भाई? एनुअल दिया हुआ था ना भाई, 27 लाख का। पर मंथ निकाला, मल्टीप्लाई कर डाला, पर मंथ निकाला, मल्टीप्लाई कर डाला। फिनिश गुड्स में कैसा रहेगा? फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर मंथ निकालना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में दिया नहीं है तो तुम सेम मान के चलते, आपका एनुअल कॉग्स, एनुअल कॉग्स कैसे निकलेगा? इट इज नथिंग बट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगा भाई? रॉ मटेरियल ले ले, ठीक है, रॉ मटेरियल ले ले, वेजेस ले ले, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन मत ले, कैश कॉस्ट पे निकालना है। तो भाई आपको होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, इसको आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई स्टॉक फॉक कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? रॉ मटेरियल क्या है, वेजेस क्या है? दोस्तों क्या निकालना है उस पर फोकस करना पड़ता है, निकालना बराबर डेटा आपको निकल कर आता है, तो आपका एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। वैसे आपको बता दूं, देखकर आपको इजी लगेगा, ठीक है, अभी एग्जाम के पहले अगर आप देख रहे हो तो इतना करके चले जाओ, ठीक है। एग्जाम के अगर अगर आपके टाइम है एग्जाम को तब देख रहे हो वीडियो, तो खुद करके एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए। नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं, देख के जाओ, जय माता दी, जितना बनेगा उतने मार्क्स मिल जाएंगे ना भाई। हो सकता है इतना पूरा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाए, छोटा प्रॉब्लम आ जाए, इजी प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम देखने के बाद में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जम जाएंगे। हम लोग डेटर की अगर बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डेटर, ठीक है, कितना क्रेडिट पीरियड है, पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, पर मंथ क्रेडिट सेल से, क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? ठीक है, अब आपको दो चीजें, आपको कॉस्ट पे चाहिए भैया, आपको जो सेल चाहिए एट कॉस्ट, कैश कॉस्ट चाहिए, आपको नेट प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ऊपर पीएनएल से निकला है, डेप्रिसिएशन भी ऊपर पीएनएल से निकला है, ओ भाई साहब, तो आपका एक कॉस्ट पे निकला है डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये तो भैया अति में इंपॉर्टेंट था, यही तो सबसे ज्यादा खास था। एडमिन सेलिंग ओवरहेड, आपका एनुअल कितना है, ठीक है, वो भी ऊपर आपके दिया हुआ है पीएनएल में, ऐसे भी दिया हुआ है वो तो,
क्रेडिटर एनुअल क्रेडिट परचेस, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है, ठीक है, अज्यूम सेम, कोई न्यू बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, तो आपका रॉ मिल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेस, सीधा जितना परचेस हो जाएगा, परचेस दिया हुआ है आपका, सीधा मिल जाता है भाई। वेजेस आउटस्टैंडिंग बहुत सिंपल, वापस पर मंथ वेजेस से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मंथ ओवरहेड उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन, आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर, एडमिन, ओवरहेड, एडवांस है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस है बेटा, ये एडवांस है तो एसेट साइड में आएगा, ठीक है, कैश बैंक आ गया, क्रेडिटर आ गया, वेजेस माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, सेफ्टी मार्जिन 10% जोड़ दिया, 45,21,000, 45,21,000 का आ गया, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता है इस प्रकार के प्रॉब्लम अपने हो गए, अभी इस प्रकार के प्रॉब्लम हो गए, अभी नेक्स्ट टाइप में जाते हैं अपन। नाउ ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ने टंडन कमिटी बनाई थी एक, टंडन कमिटी उन्होंने 3 तरीके बोले कि एक बैंक किसी कंपनी का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर सकते हैं। सो दे आर गिवन 3 मेथड्स, 3 मेथड दिए हुए, मेथड 1 2 3, 3 मेथड। एक है 75% ऑफ करंट, 75% निकालो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बोले सामने करंट एसेट कितना है देखो, करंट लायबिलिटी कितना है, नेट करो, वर्किंग कैपिटल निकालो, 75% फाइनेंस करो सीधा वर्किंग कैपिटल का, सीधा वर्किंग कैपिटल का 75% फाइनेंस कर दो, ये एक तरीका है। मेथड 2 इज, ठीक है, करंट एसेट का 75% कितना आता है वो देखो, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, फर्क पड़ जाएगा बेटा। देखो ये ब्रैकेट में है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का 75%, दूसरा क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी, भाई करंट एसेट का 75% निकालो, इतना तो करंट लायबिलिटी वाले फाइनेंस कर रहे हैं, बाकी तुम दो, बाकी तुम दे दो, ठीक है। थोड़ा उसमें वैल्यू कम भी हो जाएगा मेथड 2 में। मेथड 3 में बोले करंट एसेट में से कोर करंट एसेट जो रहता है, जो बहुत परमानेंट टाइप का होता है, कोर, वो फाइनेंसिंग तो तुम करो, बोले पूरी की पूरी, वो पूरा माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 75% हम देंगे, माइनस करंट लायबिलिटी। मेथड 1 में फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा होगी, मेथड 2 में थोड़ी और कम हो जाएगी, मेथड 3 में थोड़ी और कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। आइए, मेथड 1 2 3 के हिसाब से निकालना है आपको। रॉ मटेरियल दिया है, डब्ल्यूआईपी दिया है, फिनिश गुड दिया है, बिल रिसेबल दिया है, बिल डिस्काउंटेड जो भी है, ठीक है, आपके बिल है, आपके अदर करंट एसेट्स है, आपके अदर करंट एसेट्स है, आपके परचेसेस है, क्रेडिट लाइबिलिटीज है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी दिए हुए हैं, कोर भी दिया हुआ है। आइए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, देखिए व्हेन वी डिस्काउंट बिल इट इज सेल ऑफ बिल रिसीव, जब हम डिस्काउंट करते हैं, बिल को डिस्काउंट करना मतलब बिल को बेच देना, ठीक है। आइडियली इट शुड नॉट अपेयर एज, आप उसको बेच चुके हो ना, जिस चीज को आप बेच चुके हो, ठीक है, जिस चीज को आप बेच चुके हो, बीच से बिल डिस्काउंटेड, आपने आपका बिल डिस्काउंट किया मतलब उसको बेच दिया, अगर आपने उसको बेच दिया तो एसेट साइड में नहीं आना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में। प्रॉब्लम सेज डेटर्स एंड बोरिंग इंक्लूडेड, विच इज टेक्निकली, ये टेक्निकली भैया सही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि डेटर के अंदर बिल डिस्काउंटेड है, सिर्फ बिल रिसीवेबल लिखा है चलेगा, बोरोइंग के अंदर एंड बोरोइंग इंक्लूड, विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, सो अमाउंट इज, एज अमाउंट इज नॉट गिवन वी कैन नॉट डू एनी एडजस्टमेंट, छोड़ दो, इग्नोर करो। मतलब एक तो टेक्निकली सही नहीं है वो, जो अगर आप बिल डिस्काउंट कर चुके हो उसको देने की जरूरत नहीं है आपको, आपने कोई उसका फिगर दिया है तो एडजस्टमेंट भी क्या कर लेंगे, छोड़ो। बैंक बोरोइंग इज नॉट करंट लाइबिलिटी, इट इज गिवन टू चेक whether maximum permissible bank finance limit is closed or not, is crossed or not। मतलब सर देखो, बैंक बोरिंग को करंट लायबिलिटी मत लेना, वो क्यों दिया है, ये बताने के लिए कि भाई मेथड 1 2 3 के हिसाब से कितना फाइनेंस होना चाहिए था और आज कितना फाइनेंस करके रखा है, लिमिट क्रॉस हो रही कि नहीं हो रही उसके लिए। आइए, मेथड 1 बोलता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 75%, करंट एसेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी,
करंट एसेट माइनस कोर एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो ये आपके आपके तीनों में कितना फाइनेंस आता है, कितना बैंक बोरोइंग है, एक्सेस कितना बांट के रखा हुआ है मेथड 1-2 के हिसाब से, ठीक है। एक्सेस कितना बांट के रखा हुआ है दोस्तों, वो देखना है। बाकी हमारे करंट एसेट्स पूरे दिए हुए हैं, करंट एसेट्स हमारे पूरे दिए हुए हैं, हमारी करंट लायबिलिटी भी दी हुई है। करंट एसेट्स 1480 है, ये 1480 है। करंट लायबिलिटी 600 है, ये आपकी 600 है बेटा, ठीक है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट नहीं है एक्चुअली ऐसी, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सकता है, इसको इग्नोर करिए भैया, ठीक है। आइए, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा था, दिखने में एकदम बड़ा दिखेगा, भयंकर दिखेगा, लेकिन इट इज अ कंपैरेटिवली अ सिंपल थिंग। आइए बेटा, अगर मैं बात करता हूं तो आपका कैश बजट, आपका कैश बजट, अगर कैश बजट की मैं बात करूं, ठीक है, कैश बजट इट इज, कैश बजट बहुत सिंपल चीज है यार, एकदम बजट है कि भाई क्या कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो रहेगा, कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो रहेगा, कितना एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो रहेगा, ठीक है। बस कितना इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा उसको आपको लिखने का है, वो आपका बन जाता है कैश बजट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल होता है कैश बजट दोस्तों। आपकी कंपनी एबीसी कंपनी, प्रोजेक्टेड सेल्स है, इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में सोचो, सेल्स है 35, 40, 40, 45, 46, ये कैश इनफ्लो बन सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स, मतलब 80% खर्चा है आपका, वो आपका कैश आउटफ्लो बन जाएगा। ये इनफ्लो है, वो कैश आउटफ्लो है। 10% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल विल बी कैश सेल्स, अच्छा, इसमें से 10% कैश सेल्स रहेंगे, बाकी क्रेडिट सेल रहेंगे। 50% अगले महीने में, 50% उसके अगले महीने में, ठीक है जी, हो जाएगा। क्रेडिटर विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्रेडिट परचेस, मतलब अगले महीने पे होता है। क्रेडिट परचेस इस महीने का अगले महीने पे होता है, इस महीने का अगले पे होता है, फाइन। वेज एंड सैलरी विल बी पेड फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो भी अगले महीने पे होता है। हर महीने का 3 लाख रुपए रहेगा। इंटरिम डिविडेंड दिसंबर में आएगा। आपको इनफ्लो आउटफ्लो पे फोकस करना है, इनफ्लो आउटफ्लो फोकस करना है। मशीन 10 लाख विल बी परचेस इन सितंबर, तो सितंबर में 10, ठीक है। रीपेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट 50,000 विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर, अच्छा पूरा एक साथ पे नहीं कर रहा है, 50,000 रुपए पर महीना अक्टूबर से शुरू होगा। एडमिन एक्सपेंसेस 1 लाख पर मंथ, जिस महीने होता है उसी महीने पे कर देते, ठीक है। अज्यूम नो मिनिमम कैश बैलेंस, कोई मिनिमम कैश बैलेंस नहीं चाहिए। ओपनिंग इज 10 lakhs। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 3 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप पहले यहां पे ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का है, आपका 10% कैश सेल है, कैश सेल ले लिया आपने, क्रेडिट सेल है, ठीक है। 50% ऑफ द लास्ट मंथ, आपका अक्टूबर है। 50% आप इस 50% आपका क्या क्या बोला उन्होंने, 50% अगले साल, अगले महीने, उसका 50% और अगले महीने, मतलब किसी भी महीने पे अगर मैं फोकस करूंगा, मेरा 50% मिलेगा लास्ट मंथ का और 50% मिलेगा लास्ट टू लास्ट मंथ का, ऐसे ही बोलेंगे ना उसको। 50% मिलेगा लास्ट मंथ का, 50% लास्ट टू लास्ट मंथ का। तो हमको देखना पड़ेगा लास्ट मंथ, सितंबर, सितंबर देखा हमने, सितंबर का 10% कैश है माइनस कर दिया, उसका 50% 18 लाख। दोस्तों बहुत सिंपल है, पिछले महीने का सेल उठाया, उसमें से कैश सेल माइनस किया, उसका 50%। सितंबर अगस्त का सेल उठाया, उसमें से कैश सेल माइनस किया, उसका 50%, आपका टोटल रिसीट आ गया। वापस नवंबर में 50% आपका अक्टूबर का, 50% आपका सितंबर का, 50% आपका सितंबर का। फिर आपका अगर मैं बात करूं दिसंबर, 50% आपका नवंबर का, 50% अक्टूबर का, लास्ट टू लास्ट मंथ, आपके टोटल रिसीट हो गए। अभी परचेसेस, ठीक है, आपका परचेस के अंदर उन्होंने क्या बोला हुआ है, आइए क्या बोला, देखो परचेस की वर्किंग, जहां पर भी आपको ये वर्किंग नोट से आया है भाई, परचेस का क्या बोलता है, परचेस का वर्किंग नोट, भाई आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कुछ बोला नहीं, मतलब वही आपका परचेस होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% है, सेल का 80 80 80 80%, 80 80, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सबका 80% परचेसेस, उसके वेजेस आपके मिल गए हैं, ठीक है।
मिल गए भाई। और क्या बोला है परचेस के बारे में? परचेस के बारे में फॉलोइंग मंथ, अगले महीने पे करते हो, ठीक है भाई, अगले महीने पे करते हो, मतलब इस महीने आप पिछले महीने का पे करोगे, अक्टूबर में आप सितंबर का पे करोगे, ठीक है, सितंबर में आप अक्टूबर का पे करोगे, नवंबर में आप अक्टूबर का पे करोगे, दिसंबर में नवंबर का पे करोगे। भाई आपको ये देखना है इस महीने कब का पे होगा, पिछले महीने का पे होगा, अगले महीने पे करते हो परचेस, मतलब ही यह है कि इस महीने जो पेमेंट हो रहा है पिछले महीने का है। वेजेस 3-3 लाख का है सबका, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, 50-50 हजार के मशीन इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं, ठीक है, एडमिन एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग होता है बेटा कैश बजट। कैश बजट का बेटा एक प्रॉब्लम देख लिया हम लोगों ने, लेकिन ऐसा कॉमन सेंस होता है, लेकिन क्या है बच्चे में हिम्मत होनी चाहिए। बच्चे में अगर हिम्मत है तो कर लेगा वो, कॉमन सेंस होता है। कैश बजट बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, बहुत ही ज्यादा। बस एक दो चीज पे तो फोकस करना है, इनफ्लो पैसा किधर से आ रहा है और पैसा किधर जा रहा है, दैट्स इट। आइए ये बैंक बैलेंस का फोरकास्ट देख लेते हैं। ये क्या फंडा है, क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी। ललिता लिमिटेड परचेसेस रॉ मटेरियल ऑन टर्म्स ऑफ, एक मिनट, आइए बेटा, दैट इज नॉट क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कल डाल दिया था, आइए 21। क्या क्वेश्चन है? आइए, बहुत सिंपल है बेटा। प्राची लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लोग, ठीक है। इट हैज 3 सप्लायर्स, 3 सप्लायर अलग अलग जिनसे माल आता है, मतलब 3 सप्लायर को पेमेंट करनी होती है और 2 कस्टमर से लेनी होती है। कस्टमर, प्राची लिमिटेड रिलाइज ऑन क्लियर्ड फंड्स फोरकास्ट टू मैनेज इट्स कैश। क्लियर फंड को, सर ऐसा है भाई, चेक कोई भी बंदा, हम चेक इशू करें या किसी का चेक हमको मिले, चेक इशू करते तो पैसे निकलने में टाइम लगता है, ठीक है, फंड्स पे होने में टाइम लगता है। वैसे ही चेक आता है तो पैसे बैंक अकाउंट में आने में समय लगता है, उसको बीच में फ्लोट बोलते हैं। तो हमको जब हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग फोरकास्ट बनाएंगे, बजट बनाएंगे, तो हमको ध्यान रखना है, अगर चेक्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो क्लियर कब होंगे, तब उसको इंक्लूड करना है। यू आर अकाउंटिंग टेक्नीशियन ऑफ द कंपनी, क्लियर फंड फोरकास्ट, क्लियर फंड फोरकास्ट नथिंग बट बजट है हमारा, वापस बजट है ऑफ 3 days फॉर पीरियड मंडे 7th of Jan टू 11 Jan, 7, 8, 9, 10, 11, 5 दिन का हमको बजट बनाना है। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 दिन का बजट बनाना बेटा हमको, ठीक है। आइए 5 दिन का बजट बनाना है। हम लोग अगर कस्टमर्स की बात करते हैं, कस्टमर्स की बात करते हैं तो 1 महीने बाद पेमेंट करना होता है। BACS मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर है, ऑनलाइन ट्रांसफर है मतलब इमीडिएट, ऑनलाइन ट्रांसफर है, इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। 7th Jan का सेल दिया हुआ है बेटा, ये तो इमीडिएट आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर है मतलब इमीडिएट पैसा आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, इतना इमीडिएट आ जाएगा। ये हमारे एनीथिंग विच हिट्स 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये 5 दिन को अगर कुछ हिट होता है तो हमारे बजट के लिए काम का है, ये काम का है हमारे। पिछले महीने का सेल कुछ काम का नहीं है, पिछले महीने का सेल दोस्तों, ओके, एक मिनट, नहीं दोस्तों, माय मिस्टेक, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। 7th 7th Jan का जो सेल है बेटा, यहां क्रॉस आना चाहिए। 7th Jan का जो सेल है बेटा, ठीक है, ये तो मिलेगा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मिलेगा 7 फरवरी को, वो हमारा कुछ काम का नहीं है। जो 7 दिसंबर का सेल है वो अब मिलेंगे पैसे, वो अब मिलेंगे पैसे, इमीडिएटली हमको पैसे मिलेंगे, ये हमारे इसमें आएगा, ठीक है। एक्स लिमिट में कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, मतलब इमीडिएटली सब होता है, इमीडिएटली सब होता है। तो 7 Jan का हमारे लिए काम का है,
1 महीने पहले का हमारा काम का नहीं है। देखो हमको इनफ्लो आउटफ्लो पे ध्यान देने का, और इनफ्लो आउटफ्लो 5 डेज। यहां पे पिछले महीने का सेल का पैसा हमको मिलने वाला है 5 दिन में, तो वो काम का है। यहां पे कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, 7 जन का पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रिसिप्ट ऑफ मनी, ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विस, वो तो आपका इंस्टेंटेनियस है, उसको इंस्टेंटेनियस है, कोई क्लियरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होता। एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इनटू प्राचीज बैंक ऑन द सेम डे डिपॉजिट कर देंगे, विल क्लियर ऑन 3rd डे फॉलोइंग दिस, तीसरे दिन। मतलब 7 जन का सेल हुआ, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं, इमीडिएटली पैसे मिलेंगे। 8, 9, 10 तारीख को पैसे आएंगे, 10 तारीख को पैसे अकाउंट में आएंगे। 10th ऑफ जैन इट विल कम। नाउ एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इनटू प्राचीज, वो हो गया बेटा पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर की अगर बात करते हैं, ए लिमिटेड को 1 महीने बाद पे करना है, 1 महीने बाद, टू पे 1 मंथ आफ्टरवर्ड्स। मतलब हम लोग जनवरी में पे करेंगे, जनवरी में हम पे करेंगे दिसंबर का हमारा काम का है। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब सीधा ऑनलाइन पेमेंट होता है वापस। स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को बोला ऑनलाइन पेमेंट 55,000 का, ठीक है। 55,000 अभी लिखा हुआ है, हमने 55,000 का परचेस किया हुआ है, लेकिन नीचे लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर 45 है। कितना भी परचेस करो, बैंक को बोला 45 दे देना, बाद में देखते बैठेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, मतलब हम जो जनवरी में पेमेंट करेंगे वो नवंबर का होगा, तो नवंबर का काम आएगा यहाँ पे हमको 75,000। कोई क्रेडिट पीरियड मतलब इमीडिएटली, तो यहाँ पे जनवरी का जनवरी में आएगा, लेकिन चेक पेमेंट है, चेक पेमेंट है, चेक पेमेंट सेकंड डे हमको पैसा हमारे अकाउंट से आता है सेकंड डे। मतलब 7 जनवरी को अगर चेक इशू किया तो 8, 9 तारीख को पैसा जाएगा हमारे से। दोस्तों देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, और देखिए जितना आप ये चैप्टर में जमा सको उतना जमाइए, बाकी जय माता दी, इतना लोड कर लेना, जय माता दी भाई। वेजेस और सैलरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, वेजेस और सैलरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लास्ट मंथ आपका 12,000, लास्ट दिसंबर का आपका दिया हुआ है, दिस मंथ का दिया हुआ है। क्या बोल रहे लोग? फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस वीकली, वीकली पे करते हैं। ठीक है, वीकली वेजेस आर पेड, वीकली वेजेस वीकली पे करते हैं। उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग दिसंबर के महीने का 11 तारीख को पे करेंगे। हमको तो वही चाहिए भैया, ये 5 दिन में क्या हो रहा है। ठीक है, सैलरीज पे होती है ऑनलाइन, 7 जनवरी को सैलरी पे होगी। ठीक है, मंथली सैलरी, आपकी मंथली सैलरी पे होगी, दिसंबर की सैलरी पे होगी, तो 56,000 वो पे होगा भाई। दिसंबर के वेजेस पे होंगे जनवरी में, दिसंबर की सैलरी पे होगी जनवरी में। बाकी और मिसलेनियस है। पेटी कैश वाला 200 रुपए निकालता है कंपनी के बैंक अकाउंट से फॉर पेटी, द मनी लीव्स ऑन स्ट्रेट अवे एवरी मंडे को निकालता है, एवरी मंडे। अब मंडे कौन सा डे वो आपको देख लेना पड़ेगा भाई, वहां पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, रूम क्लीनर इज पेड 30 फ्रॉम पेटी कैश, जो हमको बैंक का निकालना है। पेटी कैश से पेमेंट करता है उससे कोई मतलब नहीं, बैंक में रिसीट पेमेंट कितना है वो हमको देखना है। ऑफिस स्टेशन विल बी ऑर्डर ऑन 8th ऑफ जैन, 300 रुपए, दिस पेड फॉर कंपनी डेबिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे, अगले दिन बैंक अकाउंट से जाएगा। फाइन यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर ऑन 10th जैन, कॉस्ट 6,500, अ चेक विल बी सिंग ऑन सेम डे, सेकंड डे जाएगा, 12 तारीख को चेक जाएगा। Other information, the balance on Prachi's Bank will be 2 lakh rupees on 7th of Jan. भाई ओपनिंग बैलेंस दिया 2 लाख, दिस रिप्रेजेंट बोथ बुक वैल्यू एंड बैलेंस क्लियर्ड फंड्स। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्रिपेयर क्लियर फंड फोरकास्ट इंक्लूजिंग यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, शो क्लियरली अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे। बाप रे बाप रे बाप रे सर, ये क्या होता है? आइए चिंता मत करिए बेटा, सिंपल है। आइए, आपका ये मंडे है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे 7th ऑफ जैन, दे हैव स्पेसिफाइड। तो आपको 5 दिन का बैंक का बजट बनाना है। ठीक है, ये आपका ओपनिंग मंडे, ये आपका ओपनिंग आएगा, फिर आपके आगे के आते रहेंगे। ओपनिंग है, आपको जो पैसा इमीडिएटली मिल रहा है ऑनलाइन ट्रांसफर, वो आ गया 1,30,000। ठीक है, एक्स का चेक मिला है,
एक्स का चेक मिला आपको, वो तीसरे दिन आएगा। 7 तारीख को चेक मिला, ऐसा लिखा है 8, 9, 10, 8, 9, 10, एक तीसरे दिन आएगा, तो तीसरे दिन आपने उसको लिया, वहां पे थर्ड डे आपने लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें खास बात है, थर्ड डे आपने लिया, 7th को चेक मिला, 7, 8, 9, 3 दिन, 3 दिन ना वो बैलेंस यहां पे दिखता रहेगा अनक्लियर्ड फंड्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सब खत्म होने के बाद, सब खत्म होने के बाद में आखिरी में जितने दिन वो इन प्रोसेस रहेगा, नीचे अनक्लियर्ड फंड्स में दिखेगा 180, 180, तो 180, 180 दिखेगा। आपको ध्यान देना है, चेक मिला जिस दिन 7, 8, 9, 3 दिन वो दिखता रहेगा। ये इंटरेस्टिंग पोर्शन, बहुत सिंपल, जितने समय वो प्रोसेस में रहता है नीचे दिखा दो, तभी के तभी नीचे लिख देने का, ये 3 दिन प्रोसेस में रहेगा। एक्स का जो चेक हमको मिला कस्टमर का, फिर पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर है 45,000, इमीडिएटली पे होता है, चला गया 45,000। सेकेंड डे मतलब क्या, आपका 7th, 8th को आया, सेकेंड डे पे हुआ, 2 दिन दिखेगा ये फ्लोट में 75, 75, जितने दिन प्रोसेस में रहता है उतने दिन नीचे दिखेगा फ्लोट में। वीकली वेजेस, वीकली वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है। मंथली आप सैलरी पे कर रहे हो, पेटी कैश पे कर रहे हो, स्टेशनरी का पे कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का इधर, सॉफ्टवेयर का इधर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड डे इट विल लीव ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे फ्लोट में दिखता रहेगा वो नीचे। सॉफ्टवेयर का क्या लिखा हुआ है बेटा, आइए दोस्तों, अगर आप शांति से सुनोगे समझोगे तो आएगा दिमाग में, क्लैरिटी आएगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, जो जो दिमाग में प्रॉब्लम बैठ रहे वो प्रॉब्लम करके जाने का अपन ने, वो प्रॉब्लम तुम करके जाओ, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर का बोला हुआ है सेकेंड डे 12 जनवरी को पेमेंट होगा, अभी हमको तो बनाना है सिर्फ 11 जनवरी तक, इसलिए सॉफ्टवेयर का पेमेंट नहीं आया, लेकिन वो फ्लोट में आ गया नीचे, 2 दिन वहां पे रहेगा, ठीक है। चेक का भी अगले दिन पेमेंट जाता है ऐसा बोला है, तो दोस्तों आपके बैलेंसेस आएंगे, और आपके ये अनक्लियर्ड फंड्स को लेकर भी बैलेंसेस आएंगे, तो ये जो बैलेंस रहेगा आखिरी में, इट विल बी क्लियर्ड प्लस अनक्लियर्ड। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया, थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी मिली आपको, ठीक है। आइए, बॉमोल मॉडल। दोस्तों जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके ऑर्डर साइज छोटी है तो आपके ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएंगे, अगर आपका ऑर्डर साइज बहुत बड़ा है तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट है, ये मिनिमाइज करता है आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी और कैरिंग कॉस्ट को भी। सेम लाइंस में कैश में भी है, ठीक है। देखिए, आपको आपको आपका जो फ्री पैसा है वो इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, और जब जब पैसों की जरूरत है इन्वेस्टमेंट को तोड़ के इन्वेस्ट करके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफडी बना के रखी, आपको एफडी बना के रखना पड़ता है, फिर आपको एफडी तोड़कर, ठीक है, आपको एफडी तोड़कर आपको पैसे मिलेंगे, एफडी तोड़कर ना, यहां पे आपको अब सेम लाइंस पे, यहां पे जितने बार आप इन्वेस्टमेंट को तोड़ोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, देयर विल बी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी कम होती है जितने। अब आपको इन्वेस्टमेंट में आपको ख्याल रखना है कि भाई इन्वेस्टमेंट इतने साइज के बनाओ कि मेरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तोड़ के मुझे पैसे लाने पड़ते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो और मेरे इंटरेस्ट अर्निंग बढ़े। मेरे पास ऑप्शन है, मैं 5-5 हजार की भी इन्वेस्टमेंट बना सकता हूं, 10-10 हजार के भी इन्वेस्टमेंट खड़े कर सकता हूं। सपोज मेरे पास 5 लाख फ्री कैश है, मैं 1-1 लाख के 5 इन्वेस्टमेंट खड़ा कर दूं क्या, या फिर मैं 50-50 हजार के 10 खड़े कर दूं क्या? व्हाट शुड बी माई इन्वेस्टमेंट साइज, ताकि मेरा प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो और मेरा इंटरेस्ट इनकम मैक्सिमाइज हो। जैसे ईओक्यू का फॉर्मूला होता है बेटा, सिंपल है, वैसे यहां पे फॉर्मूला है 280/I, ठीक है। ये एनुअल कैश रिक्वायरमेंट हमारा 2 इंटू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ईओक्यू फॉर्मूला जैसा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर परचेस सेल, परचेस एंड सेल, और आई फॉर इंटरेस्ट रेट पर एनम, 280/I, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में
आपका एनुअल कैश दिया हुआ है 22,50,000, 22,50,000 का एनुअल आपका दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट, तो आपका जो है 15 पर ट्रांजैक्शन 15 रुपए खर्चा है, और जो इंटरेस्ट है 12% है। आपने 2 इंटू ये एनुअल कैश कितना लगता है, 15 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये। आपका ऑप्टिमल साइज मिल गया 23, ठीक है। यहां पे आपका ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट साइज इज 23,000, 23,770 रुपए। इसके आसपास के इन्वेस्टमेंट खड़े करके रखो, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ेंगे कंपैरेटिवली कम तोड़ने पड़ेंगे। इट विल रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट। क्या बोला अब, एवरी टाइम वी ब्रेक सेल इन्वेस्टमेंट वी विल गेट कैश बैलेंस। जब भी हम लोग तोड़ेंगे इन्वेस्टमेंट को, हमारे हाथ में 23,717 का कैश आ जाएगा, फिर उसको यूज करना शुरू करेंगे, जीरो पे जाएंगे, वापस अगला बेचेंगे, तो एवरेज कैश बैलेंस कितना आएगा भाई, 23,713 रहता है जब तोड़ता हूं मैं, और आखिरी में जीरो हो जाता है। तो डिवाइड बाय 2, 11,859 का मेरा कैश बैलेंस, दिस विल बी ऑप्टिमम कैश बैलेंस। देखो दो चीजें पूछी है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट साइज कितना रहेगा, वो फॉर्मूला मुझे ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट साइज देगा। दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव मी ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट साइज। और ये डिवाइड बाय 2 करूंगा कि भाई आया 23,713 था और बाद में जीरो हो गया, तो एवरेज कैसे निकलता है, 23,713 717 प्लस जीरो डिवाइड बाय 2, ये मेरा एवरेज कैश बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा मतलब प्लस जीरो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरा एवरेज कैश मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, ये बहुत ही देखो, ये जो अलग अलग मॉडल है ना, इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगेगा अरे क्या मॉडल है ये, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलर और मॉडल क्या रहेगा, आइए। कंपनी शुड हैव लोअर लिमिट, उनका कहना है कि एक कैश की लोअर लिमिट होनी चाहिए, एक अपर लिमिट होनी चाहिए। देयर शुड बी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट ऐसे ही रीच, लोअर लिमिट अगर पहुंच जाएगा, अगर लोअर लिमिट पहुंच जाएगा तो कंपनी शुड सेल इन्वेस्टमेंट। लोअर लिमिट पहुंचा कि इन्वेस्टमेंट बेचो एंड गेट कैश, सेल इन्वेस्टमेंट एंड गेट कैश, जैसे लोअर लिमिट आप रीच करो, ठीक है। मतलब भाई अब कैश बहुत कम हो चुकी है, अब आ गया है मौका इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा लेकर आओ। जैसे अपर लिमिट हो गई, अब आ गया है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, टू बाय इन्वेस्टमेंट, टू मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोअर लिमिट पहुंचा इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाओ, अपर लिमिट पहुंचा कैश को यूज करके इन्वेस्टमेंट खरीदो। दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड ए स्प्रेड, ठीक है। रिटर्न पॉइंट होता है सर, रिटर्न पॉइंट क्या होता है, जब मैं बोलता हूं कि आप लोअर लिमिट पे आ गए, अब आप लोअर लिमिट पे आ गए, अब इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाओ। जिस पॉइंट पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोअर लिमिट से जिस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, दैट इज रिटर्न पॉइंट, ठीक है। और वो होता है लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ द स्प्रेड। मतलब क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए लेट्स सी। आपका एक लोअर लिमिट होगा, एक अपर लिमिट होगा, दोनों के डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलेंगे। और आपका जो रिटर्न पॉइंट होगा, ये रिटर्न पॉइंट जो है, इट इज 1/3 ऑफ द स्प्रेड। मतलब लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड करूंगा तो मैं रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये सर ये 2/3 क्या हुआ, ये क्या हुआ 2/3, जब मैं अपर लिमिट पे पहुंचूंगा, अरे बहुत कैश हो गया, तो मैं 2/3 ऑफ द स्प्रेड जो भी रहेगा डिफरेंस, सपोज ये जो डिफरेंस है, ये सपोज हमारा है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए, इट इज 90,000 रुपीज, स्प्रेड जो है वो 90,000 है। तो आपका 90,000, 90,000 डिवाइड इंटू 2/3, ठीक है, तो 60,000। जैसे मैं अपर लिमिट पे पहुंचूंगा, मैं स्प्रेड का 2/3 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मेरी कैश 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, और मैं रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं लोअर लिमिट पे पहुंचूंगा, मैं 90,000 का 1/3 30,000 इतने की इन्वेस्टमेंट बेच के वापस रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। रिटर्न पॉइंट इज लोअर लिमिट प्लस 1/3। इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं, मतलब 2/3 ऑफ द स्प्रेड का इन्वेस्टमेंट करके मैं रिटर्न पॉइंट में पहुंचूंगा।
1/3 ऑफ द स्प्रेड में इन्वेस्टमेंट बेच करके वापस रिटर्न पॉइंट पे पहुंचूंगा। अपर लिमिट से मैं जिस पॉइंट पे जाने की कोशिश करता हूं और लोअर लिमिट से मैं जिस पॉइंट पे जाने की कोशिश करता हूं वो मेरा रिटर्न पॉइंट है। अपर लिमिट, ठीक है, इज नथिंग बट लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड ऐड कर दो। अपर लिमिट ऐसा भी हो सकता है, रिटर्न पॉइंट में 2/3 ऐड कर दो, रिटर्न पॉइंट में 2/3 ऑफ स्प्रेड निकाल दो। अपर लिमिट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचना कितना है, ठीक है, 1/3 ऑफ द स्प्रेड। परचेस कितना करना है, 2/3 ऑफ द स्प्रेड। अब स्प्रेड कितना होना चाहिए, ये दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। स्प्रेड कितना होना चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला देखो, स्प्रेड इज इक्वल टू 3 × क्यूब रूट 3/4 3/4 इंटू टी इंटू वेरिएंस डिवाइड बाय आई। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा सिर्फ ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, रीअरेंज किया है याद रखने के लिए। 3 एक 3 बाहर, एक क्यूब रूट 3 एक अंदर, ऐसे याद रखने के लिए। T/4 आए इंटू वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की एरिया वेरिएंस बोलिए, सब दिया होता है। 3 I/4 आए, ठीक है, T/4 आए इंटू वेरिएंस। T इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज, कैश फ्लो कितना कम ज्यादा होता रहता है। इंटरेस्ट रेट विल बी, ठीक है, आपका आय इंटरेस्ट रेट, आपका वेरिएंस डेली बेसिस पे, तो इंटरेस्ट रेट भी पर डे रहेगा। वेरिएंस कैसा है, वेरिएंस इज डेली बेसिस, तो इंटरेस्ट रेट पर डे लगता है। देखो ये फॉर्मूले के डेरिवेशन में तुम जा ही नहीं रहे, ये फॉर्मूला याद रह गया, बहुत बढ़िया, 3-4 मार्क मिल जाएंगे इसके। आपको सब कुछ दिया जाता है, ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन। स्प्रेड देखो ऐसा, आप अब यहां पे आइए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलर और मॉडल कमलनाथ इंडस्ट्रीज रिक्वायर मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 6,000। मिनिमम कैश बैलेंस है 6,000 का, दैट इज लोअर लिमिट मिनिमम। एंड वेरिएंस ऑफ डेली कैश बैलेंस एस्टिमेट टू बी 22,50,000। जो वेरिएंस, जितना वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वेरिएंस बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डेली डेली वेरिएंस दिया हुआ है, डेली वेरिएंस दिया हुआ है, पर डे इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। अगर वेरिएंस पर डे है तो इंटरेस्ट रेट भी पर डे चाहिए। एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर ईच सेल और परचेज सिक्योरिटी इज 20 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैलकुलेट स्प्रेड, अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट, इंटरप्रिट योर फाइंडिंग्स। आइए, 333 T/4 आई इंटू वेरिएंस, 333 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 4 आई, 4 इंटरेस्ट रेट आपका पर डे इंटू वेरिएंस। ये आपका सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपका, आपको सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर की ट्रिक आप लगाइए। कैलकुलेटर ट्रिक, इसको क्यूब रूट निकालना है आपको। कैलकुलेटर ट्रिक बेटा सबको पता होगा, 12 बार स्क्वायर रूट -1 इंटू जो पावर है वो +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, उससे आ जाएगा। स्प्रेड आपका आता है 15,667। ये आपका स्प्रेड है, दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो आपका स्प्रेड है, ठीक है। नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट है। रिटर्न पॉइंट 1/3 ऑफ स्प्रेड के ऊपर है, 2/3 उधर से नीचे। अपर लिमिट कैसे निकलेगा, अपर लिमिट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड कर दीजिए आप, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड कर दीजिए। लोअर लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड कर दीजिए। लोअर लिमिट 6 है, स्प्रेड इतना है, आपको मिल गया। इंटरप्रिटेशन क्या है, इफ वी रीच अपर लिमिट, वो ज्यादा कैश हो गई तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट मनी एंड ब्रिंग कैश। कैश बैलेंस टू रिटर्न पॉइंट, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कैश बैलेंस को कम कर देंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे, 2/3 ऑफ द स्प्रेड।
इतना। जैसे हम लोअर लिमिट रीच करेंगे, जैसे हम लोअर लिमिट रीच करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को बेच करके हमारा कैश बैलेंस बढ़ाएंगे। ठीक है, रिटर्न पॉइंट कितना आपका, लोअर लिमिट प्लस 1/3, आप हमेशा 11,222 पे पहुंचेंगे। दोस्तों ऐसे आपको लगेगा बहुत टेक्निकल है, लेकिन लेट मी टेल यू कि इट इज फाइन। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है वो, जम जाएगा आपको। आइए बेटा, क्रेडिटर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पूरे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं। आइए, क्रेडिटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन। ललिता लिमिटेड परचेसेस रॉ मटेरियल ऑन टर्म्स ऑफ 210 नेट 30, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। आपको 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे। सप्लायर बोलता है 2 रुपए का डिस्काउंट दूंगा अगर 10 दिन के अंदर, 2 रुपए का डिस्काउंट दूंगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, नहीं तो आपको पूरा रुपया देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तो 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। रिव्यू ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड बाय ओनर मिस्टर ईश्वर रिवील दैट पेमेंट्स, बोले पेमेंट जल्दी 15 दिन करते, 15 दिन बाद करते। उसने पूछा क्यों भाई, 10 दिन के अंदर पेमेंट करके 2 रुपए का फायदा उठाओ 2% का। वो बोलते कि नहीं ना साहब, 2% क्या है, कोई खास बात नहीं है 2%। अगर हमको जल्दी पेमेंट करना है तो बैंक से हमको लोन लेना पड़ेगा 12%। 2% को कंपेयर कर रहे हैं 12% से। राम क्या मिस्टेक कर रहा है, व्हाट इज द रियल कॉस्ट, व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। द फर्म कुड नॉट बोरो, द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक एंड वाज फोर्स्ड टू रिसोर्ट टू। ठीक है, अगर फर्म बैंक से बोरो नहीं कर पा रही है, क्या सजेशन दोगे, ये पूछा बेटा। देखो भाई, क्रेडिटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है ना आपको, क्रेडिटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है ना, एकदम सिंपल चीज करनी है, एकदम सिंपल। ठीक है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आपको देखना है कि, आपको देखना है कि जो सब लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल सी। ठीक है, देखो मैंने यहां पे आखिरी में लिखा हुआ है, ड्रॉ लाइन करो। सप्लायर क्या रेट से चार्ज कर रहा है आपको वो देखो। ठीक है, सप्लायर क्या रेट से आपको चार्ज कर रहा है वो देखो। वापस लाइन ड्रॉ करो, कंपनी का कॉस्ट कितना पड़ रहा है। आइए, पूरा कॉन्सेप्ट लाइन ड्रॉ करने का। सपोज 100 रुपए का अमाउंट है, 100 रुपए, अपन 100 रुपए का माल सप्लायर से खरीदते हैं। 10 दिन के अंदर पे करोगे तो 98 रुपीज देना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर पे करोगे तो 98 रुपीज देना पड़ेगा। और 30 दिन के अंदर पे करोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर 98 पे करना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर तुमको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 2 रुपए की कॉस्ट अगर मैं देखूं तो मुझे 2 रुपए की कॉस्ट लगती है। अगर मैं 98 रुपए नहीं देना चाहता, मैं 98 रुपए नहीं देना चाहता, मैं 98 रुपीज बाद में देना चाहता हूं, तो मुझे 20 दिन के बाद 2 रुपए एज अ कंपनी, अगर मैं, ठीक है, सप्लायर सप्लायर मेरे को बोल रहा है कि भाई मैं बोल रहा नहीं मुझे नहीं पे करना, मैं बाद में पे करूंगा। एज अ कंपनी मुझे 2 रुपए का कॉस्ट लगता है, 2 रुपए कॉस्ट लगता है फॉर सेविंग, पूरा बोलना है, 2 रुपए का कॉस्ट लगता है फॉर सेविंग 98 रुपीज फॉर 20 डेज। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 2 रुपए कॉस्ट लगता है 98 रुपए बचाने के लिए फॉर 20 डेज। ये 20 डेज का है तो 360 का कितना, 36.73। अगर मैं सप्लायर का ऑफर नहीं लेता हूं, अगर मैं सप्लायर का ऑफर नहीं लेता हूं, इफ आई एम नॉट टेकिंग सप्लायर्स ऑफर, इसका उसमें दैट द कॉस्ट टू मी इज, आपका मतलब जो सप्लायर आपको इफेक्टिवली चार्ज कर रहा है दैट इज 36.73%। वापस बेटा लाइन ड्रॉ करो, 100 के हिसाब से चलो, 98 100 लिखो और आप पूरा बोलो वहां पे, मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे टू सेव ₹98। ठीक है, वो भी फॉर 20 डेज। ये कॉस्ट 2 रुपी कॉस्ट फॉर 20 डेज, 2 रुपए कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा टू सेव 98 फॉर 20 डेज। 2 रुपए की कॉस्ट, ठीक है, फॉर 98, ये 20 दिन का 36 इफेक्टिव इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर। मतलब अगर आप सप्लायर का ऑफर नहीं लोगे, अगर आप सप्लायर का ऑफर नहीं लोगे
तो सप्लायर आपको इन शॉर्ट 36.73% पर एनम चार्ज कर रहा है। कंपनी आज कितना कॉस्ट इनकर कर रही है, फिर से लाइन ड्रॉ करो। 10 दिन के अंदर 98 पे कर सकती थी कंपनी, लेकिन कंपनी 15 दिन के अंदर 100 रुपए पे कर रही है। अब ध्यान से वापस बोलना है, कंपनी 2 रुपए का कॉस्ट, दोस्तों लाइन ड्रॉ करना मैजिक है, 2 रुपए का कॉस्ट बेयर कर रही है 98 रुपए को बचाने के लिए फॉर 5 डेज। 2 रुपए का कॉस्ट 98 रुपए को बचाने के लिए फॉर 5 डेज। ये 5 दिन का 360 कितना, 146.94%। इफेक्टिव कॉस्ट बर्न बाय कंपनी एज ऑन टुडे इज 146.94%। भाई साहब मिस्टेक क्या है, 2%, आप 2% जो है वो कुछ दिनों का है, उसको आप कंपेयर करें 12% पर एनम, दोनों का टाइम पीरियड ही गलत है, अलग है, कंपेयर करना गलत है। सप्लायर आपको लेट पेमेंट के 36.73% चार्ज कर रहा है और बैंक आपको 12%। सप्लायर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है आपको। आपने इमीडिएट जैसे ही हो लोन लेकर पे कर देना चाहिए सप्लायर को। सप्लायर इज चार्जिंग 36.73 फॉर लेट पेमेंट। रियल कॉस्ट टू कंपनी कितना है, 146.94 कॉस्ट है। एडवाइस क्या है भाई साहब, ठीक है, आप प्लीज आप अगर यूज करो तो पूरा यूज करो। 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आपका कॉस्ट 146.94 से 36.73 हो जाएगा। अगर आप बैंक से अगर आप लेके पे कर सकते हो तो हम तो बोलेंगे भैया पे कर दो, 10 दिन के अंदर पे कर डालो। तो 12% का कॉस्ट लगेगा तुमको बैंक वाला। नहीं कर पा रहे हो तुम बैंक से पेमेंट लेकर, जो बोला है वहां पे नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 30 दिन तक यूज करो ना, 30 दिन के बाद पे करो, तो आपका कॉस्ट 36.73। दोस्तों लवली प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, और उसका जबरदस्त मैंने तरीका बताया आपको, जबरदस्त मैंने आपको तरीका बताया। वो जबरदस्त तरीका अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो बात बन जाएगी, ठीक है। आगे भी उसके ऊपर ही बेटा, आइए डेटर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, डेटर क्रेडिट पॉलिसी बहुत सिंपल है। आपको अलग अलग डेटर की पॉलिसी रहेगी कि 20 दिन की उधारी, की 30 दिन की उधारी, की 40 दिन की उधारी, की 50 दिन की उधारी। जैसे जैसे आप उधारी बढ़ाओगे माल ज्यादा बिकेगा, माल ज्यादा बिकेगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। लेकिन अगर आप उधारी क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे तो डेटर भी बढ़ेगा, डेटर रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो आप सभी पॉलिसीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने आएंगे, डेटर रिलेटेड कॉस्ट कितने आएंगे, वो देखो। जहां पे आपका नेट बेनिफिट हाइयर है वो कर डालो, जहां पे नेट बेनिफिट आपका ज्यादा है वो कर डालो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं, आइए, करंट सेल्स ऑफ राजा लिमिटेड आर 250 lakhs, ऐसा लिखा हुआ है। इट सेल्स ऑन 30 डेज, 30 दिन का पीरियड देते, नेट 30 दिन एवरेज कलेक्शन पीरियड, अच्छा टाइम देते 30 दिन का, लेकिन पैसे मिलते 40 दिन के। पैसे इनको जो मिल रहे हैं वो 40 दिन के ही मिल रहे हैं इनको। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भैया, 40 दिन मतलब इफेक्टिव तो 40 दिन ही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई टाइम दे रहे होंगे 30 दिन लेकिन पैसे मिल रहे 40 दिन में, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये 30 दिन हमारे कुछ काम के नहीं पड़ते। बैड डेट अपना 3% होता है अभी। कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन रिसीवर रिकॉग्नाइज्ड 18%, मतलब जो बैंक इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज कर रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स 18% है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 80% होता है, 80% है, तो इससे अपने को इट विल बी यूजफुल अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने के लिए। सिंस द कंपनी हैज एक्सेस कैपेसिटी इट कैन एक्सपांड, कंपनी का ऑप्शन है कि एक्सपांड कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, जितनी कॉस्ट पहले थी उतनी कॉस्ट बाद में रहेगी, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं, ठीक है। पॉलिसी ए, अब इनके पास 3 पॉलिसी। पॉलिसी ए, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स रिलैक्स कर दो, बिंदास जिसको माल क्रेडिट स्टैंड कर दो, इट एक्सपेक्ट टू इंक्रीज सेल्स बाय 40, सेल्स 40 लाख से बढ़ जाएंगे। एवरेज कलेक्शन ऑन न्यू सेल्स, न्यू सेल्स पे जो एवरेज कलेक्शन रहेगा 50 डेज का रहेगा। बैड डेट लॉस 15%। जम के बांटो, ठीक है, किसी को भी बांटो,
सेल तो बढ़ जाएगा लेकिन बैड डेट भी बढ़ेंगे। सिर्फ टर्म्स ऑफ क्रेडिट बदलो, 30 दिन की जगह 45 दिन का टाइम दो, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे 15 लाख से, ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी 60। सिर्फ न्यू सेल का नहीं बोल रहे, पूरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज हो जाएगा। बैड डेट आपके 4% रहेंगे। एक है कि बिंदास किसी को भी माल बेचो, माल बेचो, क्रेडिट स्टैंडर्ड मतलब किसी को भी उधारी दो। एक में सिर्फ नंबर ऑफ डेज नहीं, उधारी सही बंदों को दो, सिर्फ नंबर ऑफ डेज बढ़ा दो। पॉलिसी सी, ठीक है, कॉल्स फॉर डिक्रीजिंग रिगरस कलेक्शन एफर्ट, दिस एक्सपेक्टेड टू पुश अप। हम अभी हमारे गुंडे जा जाके बहुत परेशान करते हैं, बंद करो, तो सेल 10 लाख से बढ़ जाएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड लेकिन बढ़ जाएगा, 50 पे चला जाएगा। बैड डेट आपका 4% हो जाएगा, ठीक है। आइए बेटा, आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। सभी पॉलिसीज में हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हो रहे हो देखो। सभी पॉलिसी का सेल लिखा 250, इसमें 40 से बढ़ेगा, इसमें 15 से बढ़ेगा, इसमें 10 से बढ़ेगा। 40, 15, 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 80% है। 80%, 80%, 80% आपका आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट अगर दिया होता तो वो भी लेते, लेकिन फिक्स कॉस्ट दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब डेटर रिलेटेड कॉस्ट, ऐसा है कि हमको एवरेज डेटर निकालना पड़ेगा। एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे? उसका टाइम पीरियड लो, पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो। कलेक्शन पीरियड लो, पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहां पे एक गोची है, ठीक है। यहां पे आपको कलेक्शन पीरियड दिया है, पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो। 200 डिवाइड बाय 360, पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ यहां पे एक खास बात है, जो आपका पॉलिसी नंबर ए है ना, वहां पे देखो वर्डिंग्स क्या है। जो आपका कलेक्शन पीरियड है वो सिर्फ न्यू सेल का बढ़ेगा। न्यू सेल का बढ़ेगा मतलब पुराने का वैसा रहेगा। मतलब क्या? पुराने का वैसा रहेगा मतलब ये मेरा पुराना सेल है 200 का, उसका कलेक्शन पीरियड 40 का ही रहेगा। 40 इंटू पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा जो नया सेल है 32 लाख का, देखिए ये जो आपका नया सेल है 50 लाख का, ठीक है। सॉरी बेटा ठीक है। आ देखिए ना दोस्तों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हमको डेटर्स को कॉस्ट पे लेना है। कॉस्ट पे लेना है। तो ये जो 200 है, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेटर। कॉस्ट क्या समझ में आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। आपका वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो वो कॉस्ट लेना है। आपका 200 आपका ओरिजिनल सेल का है, उसका ओरिजिनल कलेक्शन पीरियड 40 है, छोड़ दो। आपका जो नया सेल है उसका कॉस्ट 32 है। आपका जो नया सेल है, नया सेल आपका कितना है? 50। आपका नया सेल जो है 40 लाख से आया। 40 लाख का 80% 32 होता है। नए सेल का कॉस्ट है आपका 32 का, ठीक है। 32, तो ये पर डे निकालो। नया सेल पर डे कितना है? तो 22.22 जो पहले का था वही प्लस 4.44। ये सबसे खास बात है, इन्होंने बोला कलेक्शन पीरियड सिर्फ न्यू सेल का बदल रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी इसमें आपका पूरा दिया हुआ है। टोटल सेल का कलेक्शन पीरियड 60 हो जाएगा, टोटल सेल का कलेक्शन पीरियड 50 हो जाएगा, ऐसा बोला हुआ है। तो दोस्तों कलेक्शन पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करना है पर डे सेल से। लेकिन पर डे सेल्स कौन से? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है आपको। क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट लेना है, पर डे सेल से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है आपको। तो आपको डेटर मिलेगा, उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। आपका आपका डेटर कितना है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जितना साल भर डेटर रहेगा मतलब उतना पैसा फंसा पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो आपका डेटर्स एट कॉस्ट निकलेंगे, उसमें हम यूज करेंगे क्रेडिट सेल्स एट कॉस्ट। फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगा मल्टीप्लाई कर करके। बैड डेट आपका निकलेगा, ठीक है। बैड डेट भी देखो, पूरे सेल पे बैड डेट दिया है कि सिर्फ नए सेल पे बैड डेट दिया है। आपको नेट बेनिफिट मिलेगा, जिसमें बेस्ट है पॉलिसी ए में नेट बेनिफिट अच्छा है वो ले लो। दोस्तों क्या नोट लिखा मैंने? रीड क्वेश्चन केयरफुली, सी वेदर चेंज इन कलेक्शन पीरियड एंड बैड डेट इज फॉर ओवरऑल सेल्स और जस्ट न्यू सेल्स। पूरे सेल का कलेक्शन पीरियड बदल रहा है कि सिर्फ न्यू सेल का, वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ प्रॉब्लम स्पेसिफाइज फिक्स्ड कॉस्ट विल टेक इट और एल्स लीव इट। अगर फिक्स कॉस्ट देंगे तो फिक्स कॉस्ट लेंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है?
फिक्स कॉस्ट दिया तो फिक्स कॉस्ट लेंगे हम लोग। बेटा इंटरेस्टिंग है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? ठीक है, फैक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कंपनी के डेटर्स को खरीद लेते हैं और फिर वो उसको वसूल करते हैं। बहुत बढ़िया। इससे कंपनी के डेटर्स कम हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनका कंपनी के डेटर्स कम हो जाते हैं, दैट इज गुड। फिर वो बैड डेट भी वही बेयर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी वही बेयर करते हैं, लेकिन वो चार्ज करते हैं इसके लिए। तो फैक्टर्स बहुत बढ़िया है, वो डेटर्स को टेक ओवर करते हैं, बैड डेट भी वो बेयर करेंगे, एडमिन कॉस्ट भी वो बेयर करेंगे, लेकिन वो उसके लिए कमीशन चार्ज करेंगे। स्टैंडर्ड टाइप के प्रॉब्लम जनरली आते हैं बेटा। एक प्रॉब्लम बड़ा प्यारा सा मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूंगा, अ फर्म हैज टोटल सेल्स ऑफ 200 lakhs। 200 lakhs का सेल्स है, 80% ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट है, 80% क्रेडिट सेल है। हमारे लिए तो क्रेडिट सेल ही काम का है। जो कैश सेल है उससे डेटर बनते ही नहीं, जिससे डेटर बनते ही नहीं उसके डेटर बिकेंगे क्या? तो हम तो सिर्फ हर जगह पे 80% जो सेल्स है वही लेकर हमको चलना है। इट इज ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ टू, और ये अभी मार्केट में क्रेडिट टर्म बोले 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 40 दिन के अंदर, सभी कस्टमर्स को बोला 2% डिस्काउंट दूंगा 40 दिन के अगर पे करेगा तो, नहीं तो फिर पूरा पेमेंट करना 120 दिन के अंदर। ऑफ द टोटल 50% कस्टमर अवेल, 50% ऑफ द कस्टमर अवेल ऑफ डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट अवेल करते हैं। मतलब 50 लोग 40 दिन के अंदर पे करते हैं और 50% 120 दिन के अंदर पे करते हैं। मतलब मेरा कलेक्शन पीरियड मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा, 50% पे 40 के हिसाब से, 50% पे 120 के हिसाब से। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड में निकाल सकता हूं दोनों का यूज करके। आई कैन कंप्यूट एवरेज कलेक्शन पीरियड। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बैड डेट लॉसेस, बैड डेट 1% के होते हैं। 2,40,000 पे करना पड़ता है मैनेज करने के लिए, स्टाफ रखना पड़ता है इतना क्रेडिट सेल मैनेज करने के लिए, वसूली के लिए। दीज आर अवॉइडेबल। फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय, फैक्टर बोलता है मैं पूरा तुम्हारा डेटर खरीद डालूंगा पूरा का पूरा डेटर, लेकिन मैं 2% कमीशन चार्ज करूंगा। वी विल पे एडवांस, और तुमको पेमेंट जल्दी पे कर दूंगा। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तुमको मैं अभी पे कर रहा हूं, मुझे तो पैसे बाद में मिलेंगे, तो 18% का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और मैं 10% होल्ड करके भी रखूंगा। कुछ धोखेबाजी हुई तो मुझे पता चला कि तुम लोगों ने कुछ धोखा किया है, जानबूझ के तुमने अनशंट सेल कर दिए और मेरे नाम पे बैड डेट आ गए, 10% रिजर्व रखूंगा। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितनी इफेक्टिव वो बताओ। बैंक फाइनेंस 14% है, वो करना चाहिए कि फैक्टरिंग करना चाहिए? आइए बेटा एकदम स्टैंड अप्रोच बता रहा हूं आपको, स्टैंड अप्रोच। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकलती है? आपको निकालना पड़ेगा कि फैक्टरिंग का इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना है और वो मुझे कितने पैसे दे रहे हैं। इसके लिए बेटा ये वर्किंग रहेगी आपकी। इसके लिए ये वर्किंग आप पहले आप बनाइए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल। ठीक है, पहले देखेंगे कि भाई कंपनी के एज ऑन टुडे डेटर्स कितने हैं। डेटर्स कितने हैं भाई? कलेक्शन पीरियड को पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो, कलेक्शन पीरियड को पर डे सेल से मल्टीप्लाई कर दो, डेटर मिल जाएंगे। अब हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, आधे डेटर्स का 40 है, आधे डेटर्स का 120 है, तो हम लोगों ने एवरेज कलेक्शन पीरियड बना दिया 80 का। 80 का एवरेज कलेक्शन पीरियड है, पर डे सेल 200 में से क्रेडिट सेल सिर्फ 80% है। ये पर डे सेल मेरे को मिल जाएगा इंटू 80 किया 35.56 करोड़। सपोज करोड़ होंगे क्या? करोड़ होंगे तो करोड़ सही, लैक्स 35 लाख, 35,56,000 एज ऑन टुडे। एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से उनके डेटर्स है 35.56। 80 दिन का डेटर रहता है उनका 35.56। ठीक है, बंदा क्या करेगा? वो बोलेगा मैं तुम्हारा डेटा टेक ओवर करता हूं, लेकिन 10% मैं मेरे पास में रखूंगा, तो आता है 32। मैं तुमको 10% नेट करके 32 आता है। फिर वो माइनस करेगा फैक्टरिंग कमीशन। बेटा वो जो फैक्टरिंग पहले वो माइनस करेगा हम रिजर्व खुद का, फिर माइनस करेगा फैक्टरिंग कमीशन। ठीक है, ये बीच में नहीं भी निकाल दे तो भी चलता है आपको।
पहले रिजर्व काटेगा, फैक्टरिंग कमीशन कितने पे, पूरे डेटर पे चार्ज करेगा 35.56, पूरे डेटर पे चार्ज करेगा 10, ठीक है 2%, 0.71। नेट आता है 31.29। पहले वो खुद का रिजर्व काटेगा, फिर खुद का कमीशन काटेगा, फिर बोलेगा कि मैं तेरे को दे कितना रहा हूं 31.29, मैं तेरे को 31.29 देने को तैयार हूं, लेकिन उसमें से भी पहले मैं मेरा इंटरेस्ट काटूंगा 31.29, ठीक है 31.29 मैं तेरे को पे करने को तैयार हूं, उस पर 18% मैं तेरे को, मेरे को पैसे मिलेंगे 80 दिन बाद, मैं तेरे को अभी पे कर रहा हूं, मैं तेरे को 80 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देखो फैक्टर क्या बोल, 80 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 1.25, नेट 30.04 आएगा। पहले वो अपना रिजर्व माइनस करेगा, फिर वो अपना कमीशन माइनस करेगा, बैलेंस पे करने को तैयार है, लेकिन बैलेंस के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फाइनल जो आता है, दो चीजें माइनस करने के बाद जो फाइनल आता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ही विल चार्ज इंटरेस्ट 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट कम्स टू 1.25। तो नेट अमाउंट जो पे करने को तैयार है वो है 30.04। अब इफेक्टिव फैक्टरिंग कॉस्ट कितना है पास साहब, बैड डेट उसके हो गए, अरे वाह, सेविंग्स फ्रॉम बैड डेट 1.6, आई एम हैप्पी। एडमिन कॉस्ट अब मेरे को लगने नहीं वाले, दो मेरे सेविंग होते हैं, सेविंग फ्रॉम बैड डेट, सेविंग फ्रॉम एडमिन कॉस्ट। पहले खुद के सेविंग सोचो, यार कमीशन देना पड़ेगा। अब नाउ बी वेरी केयरफुल, ये जो कमीशन था ना, ये जो कमीशन था, ये 80 दिन में एक डेटर है उसका कमीशन था, ये 80 डेज का था। ये जो मैंने कमीशन पे किया, ये आपके 80 दिन के एक डेटर पे दे दिया। साल तो मेरे 360 दिन का है, ये दोस्तों ख्याल रखना। फैक्टरिंग कमीशन 80 दिन का है तो 360 दिन का कितना, इंटरेस्ट वापस 80 दिन का है तो 360 दिन का कितना। तो जब फैक्टरिंग कॉस्ट तुम लेकर आओगे ऊपर के स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है कि कितना पे करेंगे, ऊपर से लेकर आओगे तो उसको 360 दिन का करना पड़ेगा। नेट फैक्टरिंग कॉस्ट आएगा 4.83। अब आप बोलोगे कि भाई 4.83 का मेरे को कॉस्ट लग रहा है और मेरे हाथ में वो 30.04 दे रहा है, 16% इज द फैक्टरिंग कॉस्ट। दोस्तों बहुत सिंपल, आप पहले निकालिए कि अल्टीमेटली फर्म के हाथ में कितने आ रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर, फिर निकालिए कि नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितना है मेरा। दो सेविंग्स है और दो कॉस्ट है, जो दो कॉस्ट पे निकाल रहा हूं उसमें ध्यान रखना, उसमें वो 80 दिन का है तो 360 दिन का कितना करना पड़ेगा। पहले आप वो अमाउंट रिसीव्ड की वर्किंग बना लो। फैक्टरिंग कॉस्ट 16.08% है, बैंक फाइनेंस 14% है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? अरे भैया बैंक फाइनेंस बहुत बढ़िया है, बैंक फाइनेंस तो दैट इज बेटर। चलो बेटा, अपन ने सारी मेजर चीजें कवर कर ली बहुत कम समय में। ये वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, नहीं तो फिर रिवीजन में आपको मदद नहीं करेगा। अगर छोटा रहेगा तो रिवीजन में आपको मदद करेगा। जितने कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए उसको शांति से अपने दिमाग में बिठा लो, उसमें कंफर्टेबल हो जाओ। टाइम बचा तो बचे हुए प्रॉब्लम देखने का। मैं तो जय माता दी, इतना करके आप जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा करके आएंगे, विल बी डूइंग गुड। दोस्तों अगर अच्छे लगे हमारे एफर्ट्स वगैरह तो जरूर सबको बताएं इसके बारे में। यू आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइस।